नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आप सब ने मुझे कमेंट सेक्शन में एक चीज़ कही है कि जो हमने एमपी कांस्टेबल और एमपी एसआई के लिए जीएस की प्रैक्टिस सीरीज चालू की थी, जिसमें मिक्स क्वेश्चंस थे, जैसे कि हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स है। तो हम वही मिक्स जीएस की जो क्वेश्चन प्रैक्टिस है उस सीरीज को कंटिन्यू करते हैं। आपकी 8 क्लासेस मिक्स क्वेश्चन प्रैक्टिस की अपलोड हो चुकी थी। आज 9th क्लास है, इस नंबर पे नहीं जाना है। 9th क्लास है, 8th क्लास 8वें नंबर तक की क्लासेस हो चुकी हैं। हम जीएस प्रैक्टिस शुरू करते हैं वापस उसी सेगमेंट पे। बीच में ऐसी क्लासेस आई हैं जो इस क्लास में पहली बार है। मैं उन्हें बता दूं कि मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान, मध्य प्रदेश की जनजातियां, मध्य प्रदेश के लोक नृत्य, मध्य प्रदेश की नदियां और बांध, एक सेगमेंट और बचा है मध्य प्रदेश की योजनाओं का, वो भी जल्दी ही अपलोड कर दिया जाएगा। तो जो बच्चे ये कमेंट कर रहे हैं कि एमपी की योजनाओं पे वीडियो आ जाए, तो 1 से 2 दिन में वो वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा। मिक्स क्वेश्चन प्रैक्टिस की सीरीज ये ऐसी थी कि जिसमें आपका जो जीएस वाला सेगमेंट आना है आपके एग्जाम में, जिसमें आपकी आनी है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, मध्य प्रदेश, उस सब को हम मिक्स फॉर्म में प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चंस को थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट भी जानने का प्रयास करते हैं। तो आज वही सीरीज है। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। इंटरेस्टिंग सीरीज होती है ये वाली, क्योंकि इसमें आपको एक ही वीडियो में हर सेगमेंट से क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं। एमपी की हिस्ट्री, पॉलिटी के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाते हैं। वर्ल्ड इंडिया लेवल की जो ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, उस सब से सवाल देखने को मिलते हैं। थोड़ा सा इंटरेस्टिंग सेगमेंट रहता है। चलिए देखिए सवाल और सॉल्व करने का प्रयास करिए। पहला सवाल है कि खजुराहो नृत्य महोत्सव कब आयोजित किया जाता है। बताइए, खजुराहो नृत्य महोत्सव कब आयोजित किया जाता है? जनवरी में, फरवरी में, नवंबर में, मार्च में? तो आपको याद होगा मैंने एमपी के जो प्रमुख समारोह हैं उनसे रिलेटेड एक वीडियो डाला हुआ है। 20 से 25 मिनट का वीडियो है। वो एक अलग से वीडियो बनाया था जिसमें फेस्टिवल्स जो होते हैं एमपी के, जैसे खजुराहो फेस्टिवल है, कालिदास समारोह है, तानसेन समारोह है, युवा महोत्सव है मध्य प्रदेश का, ये सब कहाँ होते हैं मैंने बताया हुआ है। तो आप जाके वो वीडियो प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है एमपी स्पेसिफिक में, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। अब देख लेते हैं खजुराहो नृत्य महोत्सव। तो देखिए, खजुराहो नृत्य महोत्सव मनाने की जो शुरुआत हुई थी वो 1975 से हुई थी। 1975-76 से इसकी शुरुआत हुई। ठीक है। खजुराहो फिल्म महोत्सव कहाँ मनाया खजुराहो नृत्य महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो खजुराहो कहाँ पे है? मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में। तो कहाँ मनाया जाएगा ये नृत्य समारोह? छतरपुर जिले में मनाया जाएगा। इस समारोह में देश विदेश से जो कलाकार हैं वो आते हैं और अपनी प्रस्तुतियां देते हैं। और एक चीज जो इसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि खजुराहो जो फेस्टिवल है, खजुराहो नृत्य जो महोत्सव है, वो हर महीने, कौन से महीने को होता है? हर साल फरवरी महीने में आयोजित किया जाता है। लगभग 20 से 25 फरवरी के बीच ये आयोजित होता है। तो हर साल कौन से महीने में होता है? तो ये फरवरी के महीने में ये महोत्सव आयोजित किया जाता है। अब एक सवाल जो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि जो 2021 में खजुराहो नृत्य महोत्सव हुआ है, 2021 में 2025 में जो खजुराहो नृत्य महोत्सव हुआ है वो किस नंबर का था? 2025 में जो खजुराहो नृत्य महोत्सव हुआ वो किस नंबर का नृत्य महोत्सव था? ये सवाल बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो वो किस नंबर का था? तो याद रखिएगा 2025 में जो ये समारोह हुआ है, खजुराहो नृत्य फेस्टिवल हुआ है, वो किस क्रम का समारोह था? तो 51 क्रम का समारोह था। ये सवाल पूछे जाते हैं इस तरह के हर साल। तो क्लियर। खजुराहो नृत्य महोत्सव का आयोजन कहाँ होता है? मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में। इसकी शुरुआत कब से हुई थी? तो 1975 से हुई थी। हर साल किस महीने आयोजित होता है? ये तो फरवरी के महीने में आयोजित होता है। और 2025 में जो खजुराहो नृत्य महोत्सव आयोजित किया गया वो कौन से नंबर का था? तो वो 51 नंबर का था। क्लियर। इतनी चीजें आपको इससे रिलेटेड याद रखनी है। ये सवाल बहुत पूछा जाता है खजुराहो फिल्म नृत्य महोत्सव वाला। क्लियर। तो याद रखिएगा खजुराहो नृत्य महोत्सव मनाने की शुरुआत कब से हुई? 1975। कहाँ मनाया जाता है? छतरपुर जिले में। हर साल किस महीने आयोजित किया जाता है? तो फरवरी महीने में आयोजित किया जाता है। और 2025 में ये किस क्रम का था? तो 51 क्रम का था। क्लियर। चलिए अगला सवाल देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कौन सा है? आपका जो जीएस आना है, आपकी एमपी कांस्टेबल है, एमपी एसआई है, तो उस जीएस में तो आपकी हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, सारे सेक्शन से क्वेश्चंस आने हैं। तो हमें तो हर सेक्शन पे अपनी कमांड करनी पड़ेगी ना, हर तरह के क्वेश्चंस को अपने प्रैक्टिस सेशन में लाना पड़ेगा। तो अगला सवाल है कि भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कौन सा है? ऑप्शन है आप सबके सामने, पंजाब नेशनल बैंक, आईसीआईसीआई, एसबीआई बैंक या बैंक ऑफ बड़ौदा। बताइए भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर बैंक कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर बैंक है एसबीआई। अब मेरा आपसे सवाल है कि एसबीआई की स्थापना कब हुई? बताइए, ये एसबीआई का गठन कब हुआ? तो आपको मुझे ये बताना है कि एसबीआई का गठन कब हुआ था। तो एसबीआई का गठन हुआ था 1 जुलाई 1955 को।
आपको ये आंसर मुझे करना चाहिए कि कब हुआ था एसबीआई का गठन, तो एसबीआई का गठन हुआ था 1 जुलाई 1955 को। क्लियर। अब मैं पूछ लूं कि एसबीआई को पहले किस नाम से जाना जाता था, तो आप मुझसे क्या बताएंगे? आप कहेंगे कि एसबीआई को पहले जाना जाता था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से। या ऐसे सवाल आ जाए कि किस बैंक का पुराना नाम है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। मैं आपसे पूछ रही हूँ कि किस बैंक का पुराना नाम है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, तो किसका नाम है? एसबीआई का पुराना नाम। तो एसबीआई को पहले किस नाम से जाना जाता था? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था। एसबीआई का हेड ऑफिस कहाँ है बताइए? आपको पता है कि एसबीआई का हेड ऑफिस कहाँ है? एसबीआई का हेड ऑफिस कहाँ है? तो एसबीआई का हेड ऑफिस मुंबई में है। एसबीआई के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? एसबीआई के वर्तमान अध्यक्ष कौन है बताइए? तो याद रखिएगा, अभी मैंने अपडेट तो नहीं लिया है, लेकिन 2024 में CS शेट्टी जी थे। अगर ये चेंज हो गए होंगे तो एक बार आप इसे क्रॉस चेक कर लीजिएगा। 2024 में CS शेट्टी जी थे। क्लियर। तो इतनी चीज़ें आपको एसबीआई के बारे में पता होनी चाहिए कि भारत का सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर का बैंक कौन सा है? एसबीआई। एसबीआई का पुराना नाम क्या है? एसबीआई को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो एसबीआई को पहले जाना जाता था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से। और ऐसा भी सवाल पूछा जाता है कि किस बैंक का पुराना नाम इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया है? तो एसबीआई का पुराना नाम है। एसबीआई का हेड ऑफिस कहाँ है? तो एसबीआई का हेड ऑफिस मुंबई में स्थित है। एसबीआई के हेड कौन है इस समय? तो अभी थे CS शेट्टी। अगर ये चेंज हो गए होंगे तो ये आपको क्रॉस चेक कर लेना एक बार। ठीक है। एसबीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इंडिया का सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर का बैंक है ये। क्लियर। तो इतनी चीज़ें आपको एसबीआई के बारे में पता होनी चाहिए। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। एसबीआई का गठन कब हुआ? 1 जुलाई 1955 को। जरूर याद रखिएगा, बहुत बार ये सवाल पूछा जा चुका है एसबीआई के बारे में कि एसबीआई का गठन कब हुआ? 1 जुलाई 1955। पुराना नाम इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, हेड ऑफिस मुंबई। तुलसी सम्मान कब से स्थापित हुआ बताइए? तुलसी सम्मान की स्थापना कब हुई? मध्य प्रदेश के जो सम्मान है वो भी मैंने करवाए हुए हैं एक वीडियो में। आपको आप प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में जाएंगे, वहाँ आपको एमपी स्पेसिफिक वीडियोस मिल जाएंगे। मध्य प्रदेश की जनजातियाँ, मध्य प्रदेश के समारोह, सारी वीडियो वहाँ अपलोडेड है। मध्य प्रदेश की नदियाँ, बांध, उनसे भी रिलेटेड क्वेश्चन है वहाँ पे। योजनाओं वाला वीडियो है, वो भी जल्दी अपलोड हो जाएगा। तुलसी सम्मान कब से स्थापित हुआ? 1996, 97, 83 से 84, 2000, 2001। बताइए तुलसी सम्मान की स्थापना कब से हुई है? तुलसी सम्मान एमपी गवर्नमेंट द्वारा दिया जाता है। तो बताइए जो तुलसी सम्मान की स्थापना कब हुई? तो याद रखिएगा, तुलसी सम्मान की स्थापना 1983-84 में हुई थी। किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये लोक संगीत के क्षेत्र में या लोक नृत्य के क्षेत्र में प्रदान किया जाने वाला सम्मान है। किस क्षेत्र में दिया जाता है? लोक संगीत के क्षेत्र में तुलसी सम्मान दिया जाता है। दूसरी चीज़ कि ये कौन सा विभाग प्रदान करता है? तो ये सांस्कृतिक विभाग द्वारा इसको दिया जाता है। एमपी का जो सांस्कृतिक विभाग है उसके द्वारा ये तुलसी सम्मान प्रदान किया जाता है। पूछा जाता है कि तुलसी सम्मान किसके द्वारा प्रदान किया जाता है। क्लियर। और इसमें एक सबसे बड़ा क्वेश्चन कि अमाउंट कितना दिया जाता है? तो याद रखिएगा, तुलसी सम्मान में 2 लाख रुपए दिए जाते हैं। प्रशस्ति पत्र दिया जाता है, प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। क्लियर। तो तुलसी सम्मान कब से स्थापित हुआ? तो 1983 से 84 के बीच में स्थापित हुआ है। ये किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो एमपी के सांस्कृतिक विभाग द्वारा। लोक संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है 2 लाख रुपए, प्रशस्ति पत्र और एक स्मृति चिन्ह। और एक क्या दिया जाता है? स्मृति चिन्ह भी प्रदान किया जाता है। अमाउंट ज़रूर पूछा जाता है कि कितना अमाउंट तुलसी सम्मान में प्रदान किया जाता है। तो कितना अमाउंट मिलता है? याद रखिएगा, तुलसी सम्मान में 2 लाख रुपए प्रदान किए जाते हैं। तो तुलसी सम्मान कब से स्थापित हुआ है? 1983 से 84। लोक संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। तुलसी सम्मान में कितना अमाउंट प्रदान किया जाता है? 2 लाख रुपए प्रदान किए जाते हैं। तुलसी सम्मान किस विभाग द्वारा प्रदान किया जाता है? तो सांस्कृतिक विभाग द्वारा एमपी के प्रदान किया जाता है। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंदिरा सागर बांध किस नदी पर बना है? आपकी नदी और बांध से रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आ रहे थे ना आपके एग्जाम में। इंदिरा सागर बांध किस नदी पर बना हुआ है? चंबल नदी पर, नर्मदा नदी पर, बेतवा नदी पर या केन नदी पर? बताइए कौन सी नदी पर बना हुआ है कौन सा बांध? इंदिरा सागर बांध। बताइए इंदिरा सागर बांध किस नदी पर बना हुआ है? इंदिरा सागर बांध देखिए किस नदी पर बना हुआ है? नर्मदा नदी पर बना हुआ है। और इंदिरा सागर बांध कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा, इंदिरा सागर बांध मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में स्थित है। कहाँ है इंदिरा सागर? खंडवा जिले में। अब मन में आपके सवाल नहीं आता है कि क्या सिर्फ इंदिरा सागर बांध ही है नर्मदा नदी पर? तो आपको कहना है नहीं। क्यों? क्योंकि सवाल ऐसे भी पूछे जाते हैं कि निम्नलिखित में से नर्मदा नदी पर कौन सा बांध स्थित नहीं है।
तो जब आपको ये पता होगा कि कौन सा बांध स्थित है तब तो आप बता पाएंगे। तो नर्मदा नदी पर और कौन कौन से बांध है, तो याद रखिएगा नर्मदा नदी पर पहला है ओमकारेश्वर बांध। कौन सा है, ओमकारेश्वर बांध स्थित है। दूसरा कौन सा है, आपने पढ़ा इंदिरा सागर। तीसरा कौन सा है, बरगी डैम। तीसरा कौन सा है, बरगी डैम। और बरगी डैम कहाँ स्थित है, जबलपुर में स्थित है। तो याद रखना है कि सिर्फ इंदिरा सागर बांध नहीं है नर्मदा नदी पर, नर्मदा नदी पर और भी बांध है। ओमकारेश्वर डैम है, बरगी डैम है, बरगी जबलपुर में है। और चंबल नदी पे आते हैं। अब ये चंबल, अब बाकी नदियां दी हुई है तो बाकी नदियों के बारे में भी तो आप जानिए कि बाकी नदियां पे भी कौन कौन से बांध हैं। तो चंबल नदी पे कौन कौन से बांध है, चलिए अभी हम चंबल नदी पढ़ेंगे तो हम उस पर डिस्कस कर लेंगे। अभी फिलहाल अभी आएगा क्वेश्चन। तो इंदिरा सागर बांध किस नदी पर बना हुआ है, तो याद रखिएगा इंदिरा सागर बांध कहाँ है, इंदिरा सागर बांध खंडवा जिले में स्थित है और नर्मदा नदी पर बना हुआ है। और नर्मदा नदी पर और कौन कौन से बांध है, तो नर्मदा नदी पर ओमकारेश्वर बांध भी है और नर्मदा नदी पर बरगी डैम भी है। बरगी डैम कहाँ स्थित है, जबलपुर में। ओमकारेश्वर डैम कहाँ है, मुझे कमेंट करके बताइए। कमेंट करके अभी बताइए कि ओमकारेश्वर डैम कहाँ पर स्थित है। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। इंदिरा सागर बांध कहाँ है, याद रखिएगा खंडवा जिले में है, नर्मदा नदी पर है और नर्मदा नदी पर ओमकारेश्वर और बरगी डैम भी स्थित है। बताइए क्या है खादर और बांगर, क्या है खादर और बांगर, बताइए। खादर और बांगर किससे संबंधित है, ऑप्शंस दिए गए हैं आप सबके सामने। सिंचाई प्रणाली, जलवायु क्षेत्र, गंगा के मैदान की मिट्टी या भूगर्भीय संरचना। बताइए क्या है खादर और बांगर। तो देखिए खादर और बांगर बेसिकली क्या है, जलोढ़ मिट्टी के प्रकार है। क्या है, जो जलोढ़ मिट्टी होती है, जलोढ़ मिट्टी क्या है, मिट्टी का ही एक प्रकार है। तो ये खादर बांगर क्या है, जलोढ़ मिट्टी के प्रकार है, जिसमें से दो प्रकार बताए गए हैं। पहला क्या कहा गया है, बांगर, और दूसरा क्या कहा गया है, खादर। अब आपका इसके अंतर जानना जरूरी है कि दोनों के बीच अंतर क्या है। तो देखिए जो बांगर होती है वो कैसी होती है, पुरानी जलोढ़ मृदा होती है, पुरानी जलोढ़ मृदा होती है। और जो खादर होती है वो कैसी है, नई जलोढ़ मृदा। अब आप मुझे बताइए कि नई मिट्टी में उपजाऊ तत्व ज्यादा होंगे, पोषक तत्व ज्यादा होंगे या पुरानी मिट्टी में। आप कहेंगे कि बिल्कुल ठीक बात है, नई मिट्टी में उपजाऊ तत्व ज्यादा होंगे। तो अगर नई मृदा है खादर तो उपजाऊ कौन सी ज्यादा होगी, तो उपजाऊ भी कौन सी होगी, यही खादर। क्यों, क्योंकि ये नई मृदा है और जो नई मृदा होती है उसमें ज्यादा उपजाऊ तत्व होते हैं, ज्यादा पोषक तत्व शामिल होते हैं। अब जलोढ़ मृदा बनती कैसे है, तो आप सबको पता है जलोढ़ मृदा कैसे बनती है, बाढ़ के मैदान। जब नदियां आती हैं तो नदियां क्या करती हैं, अपने जब नदियां बहती हैं तो अपने साथ गाद इकट्ठा करके लेके आती हैं। और जब गाद इकट्ठा करके लेके बहती हैं तो वो क्या करती हैं, उत्तर भारत के मैदानों में उस गाद को जाके वहाँ पे डंप कर देती हैं। और वही क्या कहलाता है, डेल्टा, वही क्या कहलाता है, उत्तर भारत के मैदान। तो उत्तर भारत के मैदानों का निर्माण कौन सी मिट्टी करती है, उत्तर भारत के मैदानों का निर्माण, ये सवाल पूछा जाता है कि उत्तर भारत के मैदानों का निर्माण किस मिट्टी द्वारा होता है, तो उत्तर भारत के मैदानों का निर्माण जलोढ़ मिट्टी द्वारा होता है। यही उत्तर भारत के मैदान है जिन्हें क्या कहा जाता है, जिन्हें कहा जाता है गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान। क्लियर, इसी उत्तर भारत के मैदान को गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान भी कहा जाता है, जिसे कौन सी मिट्टी बनाती है, जलोढ़ मिट्टी। तो बागर और खादर बेसिकली क्या है, बागर और खादर याद रखिएगा जलोढ़ मिट्टी के प्रकार है। अच्छा ठीक है, इसमें से पुरानी मृदा कौन सी है, तो पुरानी मृदा है बागर। और नई मृदा कौन सी है, तो नई मृदा है खादर। तो अच्छा ठीक है, उसमें उपजाऊ कौन सी है, सीधी सी बात है जो नई मृदा होगी उसमें पोषक तत्व ज्यादा होंगे, उसमें उपजाऊ क्षमता ज्यादा होगी। तो खादर जो है वो अधिक उपजाऊ। ये सवाल पूछा जाता है कि बांगर और खादर में अधिक उपजाऊ कौन सी है, तो बांगर और खादर में अधिक उपजाऊ कौन सी है, नई मृदा। और नई मृदा कौन सी है, खादर। तो खादर ज्यादा उपजाऊ है। क्लियर। अब ये बताइए कि जलोढ़ मिट्टी क्या है, तो हमने जाना कि जलोढ़ मिट्टी नदियों द्वारा बहाकर लाई गई गाद से निर्मित होती है जो बहुत ज्यादा उपजाऊ मानी जाती है। तो जलोढ़ मिट्टी के यहाँ मतलब जलोढ़ मिट्टी का निर्माण कहाँ होता है, तो उत्तर भारत के मैदानों में। और जलोढ़ मिट्टी क्या बनाती है, जब नदियों द्वारा बहाकर लाई गई गाद होती है और जब वो गाद इकट्ठा होती है तो वो किसका निर्माण करती है, उत्तर भारत के मैदानों का निर्माण करती है, जिसे क्या कहा जाता है, गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदान। ये प्रॉपर सवाल पूछे जाते हैं कि उत्तर भारत के मैदानों का निर्माण कौन सी मिट्टी करती है, तो उत्तर भारत के मैदानों का निर्माण जलोढ़ मिट्टी द्वारा किया जाता है। उत्तर भारत के मैदानों को किस नाम से जाना जाता है, तो गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान के नाम से जाना जाता है। और जलोढ़ मिट्टी के दो प्रकार कौन से हैं, बागर और खादर। अब बागर और खादर किससे संबंधित है, तो क्या ये सिंचाई प्रणाली है, नहीं। क्या ये जलवायु क्षेत्र है, नहीं।
गंगा के मैदान की मिट्टी है, तो गंगा के मैदान का निर्माण किस मिट्टी से हो रहा है? गंगा के मैदान का निर्माण जलोढ़ मिट्टी से हो रहा है, और बांगर और खादर जलोढ़ मिट्टी के ही प्रकार हैं, तो बांगर और खादर क्या हो जाएंगे? गंगा के मैदान की मिट्टी के ही प्रकार हो जाएंगे। क्लियर? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? गंगा के मैदान की मिट्टी। तो खादर और बांगर क्या है? खादर और बांगर गंगा के मैदान की मिट्टी है, यानी उत्तर भारत के मैदान की मिट्टी है। क्यों? क्योंकि उत्तर भारत के मैदान का निर्माण किससे होता है? जलोढ़ मिट्टी से होता है, और जलोढ़ मिट्टी के ही ये दोनों प्रकार है। तो आप सवाल कैसा भी पूछे कि उपजाऊ मृदा कौन सी है? बांगर की खादर, तो आप कहेंगे खादर, क्योंकि वो नई मृदा है। अच्छा, किस मिट्टी के प्रकार है बांगर खादर? जलोढ़ मिट्टी के प्रकार है। उत्तर भारत के मैदान का निर्माण कौन सी मिट्टी कर रही है? जलोढ़ मिट्टी कर रही है। अधिक उपजाऊ कौन सी मानी जाती है? जलोढ़ मिट्टी मानी जाती है। नदियों द्वारा बहाकर लाई गई गाद से किस मिट्टी का निर्माण होता है? जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होता है। गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान किसे कहते हैं? उत्तर भारत के मैदान को। गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान का निर्माण किस मिट्टी से होता है? जलोढ़ मिट्टी से होता है। आप कैसा भी सवाल पूछे ना, आपसे बनेगा वो, क्योंकि आपने चीजें समझ ली। क्लियर? तो खादर और बांगर किससे संबंधित है? गंगा के मैदानों की मिट्टी से संबंधित है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब याद रखिएगा खादर और बांगर में क्या अंतर है। अगला सवाल है, लोकसभा को भंग करने का अधिकार किसके पास है? लोकसभा को भंग करने का अधिकार किसके पास है? ऑप्शन दिए गए हैं, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, सुप्रीम कोर्ट। लोकसभा को भंग करने का अधिकार किसके पास है? तो याद रखना है आपको कि लोकसभा को भंग करने का अधिकार किसके पास है? तो लोकसभा को भंग करने का अधिकार है राष्ट्रपति के पास, लेकिन किसकी सलाह पर? प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह पर, पीएम और मंत्रिपरिषद की सलाह पर। यहाँ पे ये चीज याद रखना है कि राष्ट्रपति भंग तो कर सकते हैं लोकसभा को, लेकिन कब? प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह पर। और इसका प्रावधान भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में है? तो ये आर्टिकल 85 में है कि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही लोकसभा को भंग करेंगे। ये किस आर्टिकल में प्रावधान है? तो ये आर्टिकल 85 में प्रावधान किया गया है। क्या राष्ट्रपति बिना सलाह के लोकसभा को भंग कर सकते हैं? तो नहीं। राष्ट्रपति किसकी सलाह पर लोकसभा को भंग करते हैं? तो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह पर लोकसभा को भंग करते हैं राष्ट्रपति। और ये संविधान के किस आर्टिकल के अंतर्गत? आर्टिकल 85 के अंतर्गत। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? लोकसभा अध्यक्ष की राष्ट्रपति। तो आपको याद रखना है कि लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक भी बुलाने का काम, संयुक्त बैठक को बुलाने का काम भी किसका होता है? ये सवाल भी पूछा जाता है कि लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को कौन बुलाता है? तो राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक को बुलाने का काम भी राष्ट्रपति को होता है। दोनों की संयुक्त बैठक यानी कि राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक संविधान के किस आर्टिकल में है? तो याद रखिएगा, दोनों लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक का प्रावधान है संविधान के आर्टिकल 108 में। क्लियर? सवाल कुछ भी पूछेगा, देखिए आपके एग्जाम में हम नहीं जानते हैं कैसा सवाल पूछेगा। हम प्रिपेयर होके जा सकते हैं, हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करके जा सकते हैं एग्जाम हॉल में, और वही प्रैक्टिस चल रही है, वही मध्य प्रदेश के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस चल रही है, वही आपके जीएस, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी की चल रही है। क्लियर? तो लोकसभा भंग करने का अधिकार किसके पास है? तो लोकसभा भंग करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है, लेकिन किसकी सलाह पर? प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह पर। और किस आर्टिकल के अंतर्गत पूछ लेगा कि किस आर्टिकल के अंतर्गत राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकते हैं? तो किस आर्टिकल के अंतर्गत राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकते हैं? आर्टिकल 85 के अंतर्गत राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकते हैं। ये याद रखिएगा आर्टिकल कि किस आर्टिकल के अंतर्गत जो राष्ट्रपति हैं वो लोकसभा को भंग कर सकते हैं। तो किस आर्टिकल के अंतर्गत? आर्टिकल 85 के अंतर्गत। क्लियर? और लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक बुलाने का प्रावधान, मतलब संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? तो लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक कौन बुलाते हैं? राष्ट्रपति ही बुलाते हैं। और लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक संविधान के किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 108 में। क्लियर? कमेंट करके जरा बताइएगा मुझे कि लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक का प्रावधान हमने अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में किस देश से अडॉप्ट किया है। मुझे बताइएगा कमेंट करके कि लोकसभा और राज्यसभा की जो संयुक्त बैठक का प्रावधान है वो हमने कहाँ से अडॉप्ट किया है। क्लियर? चलिए आगे बढ़िए। कांचीपुरम का कोडियन मंदिर किस राजवंश ने बनवाया था? बताइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके इंडियन हिस्ट्री का। कांचीपुरम और कोडियन मंदिर किस राजवंश ने बनवाया था? आपके सिलेबस में हिस्ट्री का जो आर्ट एंड कल्चर वाला पोर्शन है उससे बहुत सारे सवाल पूछे जाने हैं आपके एग्जाम में और पूछे जा रहे हैं। कांचीपुरम का कोडियन मंदिर किस राजवंश ने बनवाया था? चालुक्य, पल्लव, चोल या मौर्य? बताइए, कांचीपुरम का कोडियन मंदिर किस राजवंश ने बनवाया था? आपने सुना होगा, एक बहुत बड़ा नाम है नरसिंह वर्मन सेकंड का।
तो कांचीपुरम का कोडियन मंदिर किस राजवंश ने बनवाया था? तो पल्लव राजवंश ने बनवाया था। और पल्लव राजवंश में किस राजा ने बनवाया था? तो नरसिंह वर्मन सेकंड, जिन्हें किस नाम से भी जाना जाता था? नरसिंह वर्मन सेकंड को इन्हें राजसिम्हा के नाम से भी जाना जाता था, राजसिम्हा के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। तो याद रखिएगा कि कांचीपुरम में स्थित कांचीपुरम का जो कोडियन मंदिर है वो किसने बनवाया था, किस शासकों ने बनवाया था? तो पल्लव शासकों द्वारा बनवाया गया था। और उस पल्लव शासकों में भी सबसे बड़ा नाम किसका है? तो नरसिंह वर्मन सेकंड का है, जिन्हें राजसिम्हा के नाम से भी जाना जाता है। एक सवाल और पूछा जाता है कि कैलाशनाथ मंदिर किन्होंने बनवाया था? तो यही नरसिंह वर्मन सेकंड है जिन्होंने कैलाशनाथ मंदिर का भी निर्माण करवाया था। कैलाशनाथ मंदिर का भी इन्होंने निर्माण करवाया था। तो ये कैलाशनाथ मंदिर भी पूछा जाता है कि कैलाशनाथ मंदिर किसने बनवाया? तो यही नरसिंह वर्मन सेकंड ने बनवाया। तो कांचीपुरम का कोडियन मंदिर किसने बनवाया? पल्लव शासकों ने। पल्लव शासकों में किन्होंने? नरसिंह वर्मन सेकंड, जिन्हें राजसिम्हा के नाम से जाना जाता है। सवाल ऐसे भी पूछा जाता है कि नरसिंह वर्मन सेकंड, जिन्हें राजसिम्हा के नाम से जाना जाता है, किस वंश से संबंधित थे? ऐसे सवाल भी आते हैं। तो पल्लव वंश से संबंधित थे। अब देख लेते हैं बाकी ऑप्शंस में, जैसे चालुक्य है, तो चालुक्यों को किसका श्रेय जाता है? चालुक्यों को मंदिर निर्माण की जो बेशर शैली है उसके निर्माण का श्रेय जाता है। बेशर शैली क्या होती है? देखिए, उत्तर भारत में जो मंदिर बनते हैं वो नागर शैली में बनते हैं, और दक्षिण भारत में जो मंदिर बनते हैं वो द्रविड़ शैली में बनते हैं। तो बेशर शैली क्या होती है? बेशर शैली बेसिकली इन दोनों का मिक्सचर होती है। उत्तर भारत में कैसे मंदिर बनते हैं? नॉर्थ इंडिया में नागर शैली में, और दक्षिण भारत में, साउथ इंडिया में कैसे मंदिर बनते हैं? द्रविड़ शैली में। तो जो नागर और द्रविड़ का मिक्सचर होता है वो क्या कहलाती है? बेसर शैली। तो बेसर शैली के विकास का श्रेय किसे जाता है? तो चालुक्य शासकों को जाता है। अब आ जाते हैं चोल। तो आपने सुना होगा बृहदेश्वर मंदिर। बृहदेश्वर मंदिर बहुत फेमस है साउथ का। तो ये बृहदेश्वर मंदिर ये यूनेस्को साइट भी घोषित है। तो बृहदेश्वर मंदिर के निर्माण का श्रेय किसे जाता है? ये चोल शासकों को जाता है। क्लियर? तो इतनी चीजें आपको याद रखनी है कि कांचीपुरम का कोडियन मंदिर किन्होंने बनवाया? पल्लव शासकों ने। नरसिंह वर्मन सेकंड का संबंध किस वंश से है? तो पल्लव वंश से है। चालुक्य शासकों को किसका श्रेय जाता है? तो चालुक्य शासकों को मंदिर निर्माण की बेसर शैली का श्रेय जाता है। बेसर शैली बेसिकली क्या है? नागर शैली जो उत्तर भारत में मंदिर निर्माण की शैली है, और द्रविड़ शैली जिस शैली में दक्षिण भारत में मंदिर बनते हैं उनकी एक मिक्सचर शैली होती है, उसे कहते हैं बेसर शैली। तो बेसर शैली के विकास का श्रेय किसे जाता है? चालुक्य शासकों को जाता है। बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किन शासकों द्वारा करवाया गया? पूछा गया क्वेश्चन है। यूनेस्को साइट भी है बृहदेश्वर मंदिर। तो किन शासकों द्वारा करवाया गया? चोल शासकों द्वारा करवाया गया। चोल साउथ के बहुत ज्यादा समृद्ध शासकों में से एक माने जाते हैं। और मौर्य वंश तो आप सबको पता है, चंद्रगुप्त मौर्य अपने यहाँ बिहार वाले। क्लियर? तो कांचीपुरम का कोडियन मंदिर किस राजवंश ने बनवाया था? तो पल्लव राजवंश ने बनवाया था। नरसिंह वर्मन सेकंड का संबंध किससे है? तो नरसिंह वर्मन का सेकंड पल्लव वंश से है, जिन्हें राजसिम्हा के नाम से भी जाना जाता था। कैलाशनाथ मंदिर किन्होंने बनवाया? नरसिंह वर्मन सेकंड ने ही बनवाया था। मंदिर निर्माण की बेसर शैली का श्रेय किसे जाता है? चालुक्य शासकों को। बेसर शैली क्या है? नागर शैली और द्रविड़ शैली का मिक्सचर। क्लियर? चलिए आगे बढ़े। मटकी नृत्य किस क्षेत्र का प्रमुख नृत्य है? बताइए। मध्य प्रदेश के लोक नृत्य वाला वीडियो डाला था ना मैंने। मटकी नृत्य किस क्षेत्र का प्रमुख नृत्य है? बताइए। मटकी जो नृत्य है वो किस क्षेत्र का प्रमुख नृत्य है? बुंदेलखंड, मालवा, बघेलखंड, निमाड़। मैंने डाला था, लोक नृत्य वाला वीडियो भी अपलोड हो चुका है आपका। मध्य प्रदेश के लोक नृत्य एमपी की स्पेसिफिक सीरीज में जाएंगे आप प्लेलिस्ट में, वहां आपको ये वीडियो मिल जाएगा। तो मटकी किस क्षेत्र का प्रमुख नृत्य है? तो याद रखिएगा, मटकी मालवा क्षेत्र में किया जाने वाला नृत्य है। मटकी एक स्त्री प्रधान नृत्य है, ये भी पूछा जाता है कि ये स्त्री प्रधान है, पुरुष प्रधान है, या दोनों प्रधान है। तो ये एक स्त्री प्रधान नृत्य है। और मटकी करने वाली जो महिलाएं होती हैं उन्हें किस नाम से जाना जाता है? कहीं कहीं झेल्या या कहीं कहीं झेला भी कहा जाता है उनको। तो जो मटकी नृत्य करती हैं महिलाएं, मटकी नृत्य करने वाली जो महिला है उनको क्या कहा जाता है? ये सवाल पूछा गया सवाल है, तो उन्हें झेल्या नाम से जाना जाता है। और कौन कौन से होते हैं मालवा क्षेत्र में? तो आप सबको याद होगा, मैंने बताया था कि मंडल्या भी होता है, मंडल्या नृत्य भी होता है, और रजवाड़ी जिसे आड़ा खाड़ा भी बोलते हैं, आड़ा खाड़ा नृत्य या रजवाड़ी नृत्य। रजवाड़ी नृत्य ये भी कहाँ होता है? ये भी मालवा अंचल में किया जाने वाला नृत्य है।
तो मटकी नृत्य कहाँ होता है? तो मटकी नृत्य मालवा अंचल में किया जाता है। मटकी नृत्य कैसा नृत्य है? तो ये एक स्त्री प्रधान नृत्य है, स्त्रियां करती हैं मटकी नृत्य को। तो मटकी नृत्य को कौन करती है? मटकी नृत्य को स्त्रियों द्वारा किया जाता है। और ये मटकी नृत्य करने वाली महिला क्या कहलाती है? तो मटकी नृत्य करने वाली महिला को झेलिया नाम से जाना जाता है। ये पूछा जाता है कि जो मटकी नृत्य है, मटकी नृत्य को करने वाली जो महिलाएं हैं वो किस नाम से जानी जाती हैं? तो उन्हें झेलिया के नाम से जाना जाता है। कहीं कहीं झेला भी लिखा होता है। क्लियर? तो जिन्हें झेलिया नाम से जाना जाता है। मालवा अंचल में और भी नृत्य होते हैं, जैसे मांडलिया नृत्य भी होता है। आड़ा खाड़ा नृत्य, जिसे रजवाड़ी नृत्य के नाम से भी जाना जाता है, वो भी होता है। और ये एक आड़ा खाड़ा निमाड़ अंचल में भी किया जाने वाला नृत्य है। क्लियर? तो मटकी के क्षेत्र में होता है, मालवा अंचल में होता है। मटकी कैसा नृत्य है? तो स्त्री प्रधान नृत्य है। मटकी करने वाली महिला को क्या कहा जाता है? झेलिया कहा जाता है। क्लियर? चलिए आगे बढ़िए। मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए आरबीआई किस नीति का उपयोग करता है? मुद्रास्फीति मतलब इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन को नियंत्रित करने के लिए आरबीआई कौन सी पॉलिसी लाता है? राजकोषीय नीति, व्यापारिक नीति, मौद्रिक नीति, आय नीति। तो आप सबको पता है कि आपके किसी भी देश में मॉनेटरिंग पॉलिसी को रेगुलेट करने का काम किसका होता है और अपने देश में किसका है? तो अपने देश में मॉनेटरिंग पॉलिसी को रेगुलेट करने का काम किसका होता है? अपने देश में मॉनेटरिंग पॉलिसी को रेगुलेट करने का काम आरबीआई का होता है। अब मॉनेटरिंग पॉलिसी होती क्या है? बहुत सारे बच्चे इस क्लास में पहली बार होंगे जिन्हें नहीं पता होगा, हमने पहले भी बताया है। लेकिन मान लीजिए अगर आप क्लास में पहली बार है तो मैं थोड़ा सा एक ब्रीफ नॉलेज दे देती हूँ। सबसे पहले तो इन्फ्लेशन क्या होता है? देखिए, इन्फ्लेशन यानी महंगाई। महंगाई कब बढ़ती है? इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई। और महंगाई कब बढ़ती है? बताइए, किसी को पता है क्या कि महंगाई कब बढ़ती है? महंगाई कब बढ़ती है? जब किसी चीज़ की डिमांड ज़्यादा होती, डिमांड ज़्यादा होती है और उसकी सप्लाई कम हो जाए। जैसे मैं एक बहुत अच्छा एग्जांपल देती हूँ। आपके मोहल्ले में है कोई समोसे वाला एक, और उस समोसे की डिमांड बहुत ज़्यादा है, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि वो जो समोसा है वो सिर्फ 50 समोसे वाला, वो सिर्फ 50 समोसे एक दिन में बनाता है। तो वो समोसे वाला एक दिन में कितने समोसे बना रहा है? सिर्फ 50 समोसे। तो सप्लाई तो कम है समोसे की। ब्लर आ रहा है क्या? ये नहीं, ठीक है। तो समोसे की जो सप्लाई है वो तो कम है क्योंकि वो 50 समोसे ही बना रहा है, लेकिन जो समोसे की डिमांड है वो बहुत ज़्यादा है। तो क्या वो महंगा करके नहीं बेचेगा समोसा? वो कहेगा तुम्हें लेना है तो लो, वरना लाइन में और भी लोग खड़े हैं क्योंकि 50 ही समोसे हैं, तुम नहीं लोगे कोई और लेके जाएगा। तो वो अपना समोसा महंगा बेचेगा। जहाँ बाकी समोसे वाले अपना समोसा 5 रुपये या 10 रुपये में दे रहे हैं, वो अपना समोसा 50 रुपये में देगा, क्योंकि उसके पास सप्लाई कितनी है? मात्र 50 समोसे है उसके पास, लेकिन उसकी डिमांड ज़्यादा है। तो डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है तो वो महंगा बेचेगा। तो इसी तरीके से इन्फ्लेशन कब होती है, महंगाई कब होती है? जब किसी चीज़ की डिमांड ज़्यादा हो, डिमांड ज़्यादा हो और सप्लाई कम हो। अब आप मुझे एक चीज़ और बताइए, डिमांड कब ज़्यादा होगी? मैं मार्केट में जाके डिमांड कब बढ़ाऊंगी? जब मेरे हाथ में पैसा होगा। भाई मेरे पास खूब पैसा है, मैं मार्केट गई, मुझे ये भी सामान चाहिए, ये भी सामान चाहिए, क्योंकि मेरे हाथ में पैसा है, तो मैं जाके डिमांड बढ़ाऊंगी। और जब मैंने डिमांड बढ़ाई और मार्केट में सप्लाई कम हुई तो इन्फ्लेशन बढ़ा। अब आरबीआई को इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है, तो आरबीआई क्या करेगा? अगर आरबीआई को इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है तो आरबीआई डिमांड घटाने का प्रयास करेगा। डिमांड कैसे घटाएगा? लोगों के हाथ से पैसा कम कर दो। लोगों के हाथ में पैसा नहीं होगा तो डिमांड नहीं बढ़ेगी। तो लोगों के हाथ में पैसा कम कैसे किया जाए? लोगों को पैसा दे कौन रहा है? लोगों को पैसा दे रहा है बैंक। लोग बैंक के पास जाते हैं, बैंक से लोन लेते हैं और फिर अपना खर्चा करते हैं। तो लोगों को पैसा कौन दे रहा है? बैंक दे रहा है। डिमांड कौन बढ़वा रहा है? बैंक। तो बैंक से पैसा छीनो। अब बैंक से पैसा कैसे छीने भाई? बहुत सारी नीतियां हैं कैसे छीना जाता है। फिर एंट्री होती है आरबीआई की। बैंकों से पैसा कम करवाने के लिए किसकी एंट्री होती है? आरबीआई की। और आरबीआई फिर लागू करता है अपनी मॉनेटरिंग पॉलिसी। कैसे? पहला साधन होता है उसका रेपो रेट। पहला साधन क्या होता है? रेपो रेट। रेपो रेट क्या होती है? वो ब्याज दर होती है जिसपे से बैंक आरबीआई से पैसा लेते हैं। रेपो रेट को कौन सी ब्याज दर है जिसमें बैंक किससे पैसा लेते हैं? बैंक आरबीआई से उधार लेते हैं। अब आरबीआई ने क्या किया? आरबीआई ने रेपो रेट बढ़ा दी, ब्याज दर बढ़ा दी। हम अब हाई इंटरेस्ट रेट पे पैसे देंगे बैंक तुमको। बहुत ज़्यादा पैसे बांट रहे हो ना जनता में, जनता में पैसे बांट रहे हो, जनता मार्केट में जाके डिमांड बढ़ा रही है, तो इन्फ्लेशन आ रही है, महंगाई बढ़ रही है। तो अब बैंक ने कहा कि अब आरबीआई ने कहा कि हमने रेपो रेट बढ़ा दी, मतलब वो ब्याज दर बढ़ा दी जिसपे हम पैसा किसको दे रहे थे? बैंकों को दे रहे थे।
तो अब बैंक क्या हाई इंटरेस्ट रेट पे पैसा लेने जाएंगे आरबीआई के पास? बिल्कुल नहीं जाएंगे। बैंक क्या कहेंगे कि भाई बहुत हाई इंटरेस्ट रेट है, हम नहीं जाएंगे आरबीआई के पास पैसा लेने। तो क्या हो जाएगा, जब बैंक आरबीआई के पास पैसा लेने नहीं जाएंगे तो अपने आप जब बैंकों के पास पैसा ही नहीं होगा तो क्या वो आम जनता को पैसा देंगे? नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि अब तो बैंकों को ही हाई इंटरेस्ट रेट पे आरबीआई दे रहा है, हाई रेपो रेट पे आरबीआई पैसा दे रहा है। तो बैंक जब आरबीआई के पास पैसा लेने नहीं जाएंगे तो वो आम जनता को भी पैसे नहीं दे पाएंगे। तो इस तरीके से आरबीआई क्या करता है, रेपो रेट बढ़ा देता है, और रेपो रेट बढ़ाने पर हाई इंटरेस्ट रेट पे बैंक आरबीआई से उधार लेने नहीं जाते हैं, और जब बैंकों के पास ही पैसा नहीं होगा तो वो आम जनता को क्या उधार देंगे? तो आम जनता के हाथ में पैसा नहीं है तो अपने आप डिमांड घट जाती है, डिमांड घट जाती है तो इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ जाती है। दूसरा साधन होता है सीआरआर। सीआरआर होता है कैश रिजर्व रेशियो। इससे सवाल पूछे जाते हैं, इस वजह से मैं बता रही हूँ। कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है? वो अमाउंट जो आरबीआई कहता है कि आप हमारे पास बैंक जमा करोगे एज अ सिक्योरिटी। तो सीआरआर कौन सा अमाउंट होता है? जो पैसा बैंकों को आरबीआई के पास जमा करना होता है। तो सवाल पूछा जाता है कि सीआरआर क्या है? वो पैसा जो बैंकों को किसके पास जमा करना होता है? आरबीआई के पास जमा करना होता है। अब आरबीआई ने कहा कि पहले बैंक आप 10 रुपए जमा कर रहे थे, अब आप हमारे पास 100 रुपए जमा करो। तो जो बैंक पहले बचा हुआ पैसा आम जनता को लोन के रूप में दे रहा था, अब वही पैसा बैंकों को किसके पास जमा करना है? आरबीआई के पास, क्योंकि आरबीआई ने सीआरआर यानी कि कैश रिजर्व रेशियो बढ़ा दिया है। कि पहले आरबीआई कहता था कि आप बैंक हमारे पास 10 रुपए एज ए सिक्योरिटी रखोगे, वही कहलाता था सीआरआर। अब बैंक क्या कह रहा है कि अब आप हमारे पास 100 रुपए रखोगे। तो जब बैंकों को 100 रुपए रखना है तो बैंकों के पास पैसा नहीं है, किसे देने के लिए? जनता को। तो जनता के हाथ में पैसा नहीं है तो डिमांड नहीं बढ़ रही है, तो इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ रही है। तो दूसरा साधन होता है सीआरआर। तीसरा साधन क्या होता है आरबीआई के पास? तीसरा साधन होता है एसएलआर। एसएलआर क्या होता है? वो अमाउंट जो बैंकों को खुद के पास रखना होता है। जो बैंकों को किसके पास रखना होता है? जो बैंकों को स्वयं के पास रखना होता है, स्वयं के पास रखना होता है। ये एक एक टर्म है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एक एक टर्म, इसलिए याद रखना है। पूछा जाता है सीआरआर कौन सा अमाउंट होता है, तो आप कहेंगे कि सीआरआर वो अमाउंट होता है जो बैंकों को पैसा आरबीआई के पास जमा करना होता है। एसएलआर क्या अमाउंट होता है? जो बैंकों को स्वयं के पास रखना होता है। रेपो रेट क्या अमाउंट होता है? जिस रेट पे बैंक आरबीआई से उधार लेते हैं। अब देखिए एसएलआर बढ़ा दिया आरबीआई ने कि बैंक पहले स्वयं के पास आप 10 रुपए जमा करके रख रहे थे एज अ सिक्योरिटी, नगद रूप में, सोने के फॉर्म में, सिक्योरिटीज के फॉर्म में। अब आप कितना रखोगे? अपने पास ज़्यादा अमाउंट रखोगे। अब आप लोन नहीं दोगे, अब आप अपने पास ज़्यादा अमाउंट रखोगे। तो अब बैंक बाध्य है अपने पास अमाउंट रखने के लिए, और बैंकों के पास पैसा नहीं है जनता को देने के लिए। जब जनता को देने के लिए पैसा नहीं है तो डिमांड अपने आप घट जाएगी, क्योंकि जनता के हाथ में पैसा ही नहीं है, बैंक दे ही नहीं पा रहे जनता को, तो डिमांड घटी तो इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ गया। ये होती है पूरी मॉनेटरिंग पॉलिसी आरबीआई की, कि आरबीआई कैसे मॉनेटरिंग पॉलिसी को रेगुलेट करने का काम करता है। क्लियर? तो याद रखिएगा, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए आरबीआई कौन सी नीति अपनाता है? मौद्रिक नीति अपनाता है। एक सवाल पूछा जाता है, इन्फ्लेशन कब होती है, महंगाई कब होती है? जब डिमांड ज़्यादा हो, जब सप्लाई ज़्यादा हो, डिमांड कम हो, सप्लाई ज़्यादा हो। तो आपको इतने कन्फ्यूज़न में नहीं पड़ना है, क्योंकि कन्फ्यूजिंग ऑप्शंस रहते हैं। आपको सीधे से जानना है, एक समोसे वाला है आपके मोहल्ले में, वो बहुत ज़्यादा अच्छे समोसे देता है, लेकिन दिन में वो 50 समोसे ही बना रहा है। तो जी सीधी सी बात है, उसके समोसे की सप्लाई कम है, लेकिन उसके समोसे की डिमांड ज़्यादा है। तो जब डिमांड ज़्यादा है तो वो महंगा वो बेचेगा समोसा। तो जब वो महंगा समोसा बेचेगा तो महंगाई क्या बढ़ेगी? ज़्यादा होगी। तो महंगाई कब बढ़ती है? जब किसी चीज़ की डिमांड ज़्यादा होती है और उसकी सप्लाई कम होती है। 50 समोसे ही बेचारा बना रहा है और डिमांड उसके समोसे की ज़्यादा है, तो वो महंगा बेचेगा। तो इन्फ्लेशन कब आती है? जब किसी चीज़ की डिमांड ज़्यादा हो और सप्लाई कम हो। आरबीआई मॉनेटरिंग पॉलिसी को किसके थ्रू रेगुलेट करता है? तो रेपो रेट के थ्रू रेगुलेट करता है। रेपो रेट क्या है? वो ब्याज दर है जिस पे बैंक आरबीआई से पैसा उधार लेते हैं। तो जहां आरबीआई ने रेपो रेट बढ़ाया, ब्याज दर बढ़ा दी, तो हाई इंटरेस्ट रेट पे क्यों जाएगा बैंक पैसा लेने आरबीआई से? नहीं जाएगा। तो जब बैंक आरबीआई से पैसा नहीं ले रहा है, बैंक के पास पैसा नहीं है, तो आम जनता को वो क्या उधार देगा? तो जब आम जनता के हाथ में पैसा नहीं है तो आम जनता डिमांड नहीं बढ़ाएगी, डिमांड नहीं बढ़ाएगी तो इन्फ्लेशन कंट्रोल में हो जाएगी। इसी तरह होता है सीआरआर यानी कि कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो वो अमाउंट होता है जो बैंकों को आरबीआई के पास जमा करना होता है। सवाल पूछा जाता है कि सीआरआर क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है? कैश रिजर्व रेशियो। ये कौन सा अमाउंट होता है जो इसमें कंफ्यूजन होता है सीआरआर और एसएलआर में।
तो CRR वो अमाउंट होता है जो RBI के पास बैंकों को जमा करना होता है। बैंकों को किसके पास जमा करना होता है? RBI के पास। और SLR कौन सा अमाउंट होता है जो बैंकों को किसके पास रखना होता है? स्वयं के पास रखना होता है। क्लियर? तो ये चीज़ें याद रखनी है आपको। और किसके थ्रू RBI रेगुलेट करता है? ये सब मॉनेटरिंग पॉलिसी के थ्रू रेगुलेट करता है। तो इस क्वेश्चन में आपको बहुत सारे फैक्ट नए जानने को मिले कि आपके एग्जाम में कुछ भी पूछेगा, CRR क्या है, SLR क्या है, रेपो रेट क्या है, तो इन्फ्लेशन कैसे होती है, किस स्थिति में होती है, तो आप अब इस चीज़ को बता पाएंगे। क्लियर? चलिए आगे बढ़िए। धरतीपुत्र किस जनजाति को कहा जाता है? धरतीपुत्र किस जनजाति को कहा जाता है? बताइए, धरतीपुत्र किस जनजाति को कहा जाता है? ऑप्शन है आपके सामने, बैगा, गोंड, कोरकू, सहरिया। धरतीपुत्र किस जनजाति को कहा जाता है? मैंने MP की जनजातियों वाला वीडियो भी डाला हुआ है। अगर आपको मध्य प्रदेश के जो छोटे छोटे टॉपिक्स के वीडियो चाहिए तो प्लेलिस्ट में चले जाइएगा, वीडियोस अपलोडेड हैं, आप देख सकते हैं वहाँ पे। MP की नदियाँ, बांध, राष्ट्रीय उद्यान, जनजातियाँ, समारोह, पुरस्कार, सब कुछ है उसमें। तो धरतीपुत्र किस जनजाति को कहा जाता है? धरतीपुत्र बैगा जनजाति को कहा जाता है। बैगा जनजाति मध्य प्रदेश के किन जिलों में पाई जाती है? तो बेसिकली मंडला है, बालाघाट है, डिंडौरी है, इन क्षेत्रों में बैगा जनजाति पाई जाती है। बैगा जनजाति किस लिए फेमस है? तो बैगा जनजाति अपनी चिकित्सीय पद्धतियों या जड़ी बूटियों के लिए फेमस है, जड़ी बूटियों के लिए जानी जाती है। दूसरा, बैगा जनजाति एक चीज़ के लिए और फेमस है। बैगा जनजाति एक कृषि करती है, झूम कृषि। और झूम कृषि का कौन सा प्रकार है? झूम कृषि का कौन सा प्रकार करती है? बेवार कृषि। तो कभी कभी पूछा जाता है कि जो बैगा जनजाति है वो कैसी कृषि करती है? तो वो बेवार कृषि करती है, इसी को झूम कृषि का ही एक प्रकार कहा जाता है। तो ये बेवार कृषि क्या है? ये झूम कृषि का ही एक प्रकार है। झूम खेती, झूम कृषि का एक प्रकार। क्लियर? तो इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है बैगा जनजाति के बारे में कि धरतीपुत्र किस जनजाति को कहा जाता है? तो धरतीपुत्र बैगा जनजाति को कहा जाता है। बैगा जनजाति किस जिले में निवास करती है? MP के। तो मंडला, बालाघाट और डिंडौरी क्षेत्र में निवास करती है। बैगा जनजाति किस लिए फेमस है? तो अपनी जड़ी बूटियों के लिए फेमस है। बैगा जनजाति झूम कृषि का कौन सा प्रकार करती है? तो बेवार कृषि करती है। क्लियर? इतनी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। बैगा जनजाति एक नृत्य भी करती है, कर्मा, वो नृत्य भी बैगा जनजाति द्वारा किया जाता है। कोरकू साउथ वाले क्षेत्र में जो आपका खंडवा है, उन क्षेत्रों में निवास, महेश्वर, बड़वानी, उन क्षेत्रों में कोरकू जनजाति निवास करती है। सहरिया जनजाति याद रखिएगा MP में PVTGs के अंतर्गत आती है। PVTGs क्या होती हैं? ऐसी जनजातियां जिनको विशेष संरक्षण की आवश्यकता होती है। एक चीज़ और पूछा जाता है कि TB की समस्या से मध्य प्रदेश की कौन सी जनजाति सफ़र कर रही है? तो TB की समस्या से MP की कौन सी जनजाति सफ़र कर रही है? यही सहरिया जनजाति। क्लियर? तो ये चीज़ आपको याद रखना है कि धरतीपुत्र किस जनजाति को कहा जाता है? तो धरतीपुत्र किस जनजाति को कहा जाता है? बैगा जनजाति को कहा जाता है। बैगा जनजाति कहाँ निवास करती है? मंडला, बालाघाट और डिंडौरी क्षेत्र में निवास करती है। ये अपनी जड़ी बूटियों के लिए फेमस है। बैगा जनजाति एक तरह की कृषि करती है जिसे बेवार कृषि भी कहते हैं। TB की समस्या से कौन सी जनजाति ग्रसित है? तो सहरिया, और सहरिया को ही PVTGs के अंतर्गत शामिल किया गया है। PVTGs यानी कि विशेष संरक्षण में जो जातियां रखी जाती हैं, आदिम जनजातियां जिन्हें कहा जाता है, तो उनके अंतर्गत कौन सी एक मध्य प्रदेश की जनजाति शामिल है? सहरिया। क्लियर? तो क्वेश्चन क्या किया था? धरतीपुत्र, तो धरतीपुत्र के नाम से बैगा को जाना जाता है। बैगा किस क्षेत्र में निवास करती है? जरूर याद रखिएगा, मंडला, बालाघाट, डिंडौरी। और ये अपनी जड़ी बूटियों के लिए भी बहुत ज़्यादा फेमस है। क्लियर? अब आते हैं योजना वाला क्वेश्चन। मेक इन इंडिया योजना कब शुरू की गई थी? बताइए, मेक इन इंडिया योजना कब शुरू की गई थी? मेक इन इंडिया योजना की शुरुआत कब की गई थी? 2013, 14, 15, 16। और सबसे बड़ी बात, मेक इन इंडिया क्यों की गई थी? भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए। मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में कई सारे सेक्टर्स में इंडिया आत्मनिर्भर बन सके, तो भारत को आत्मनिर्भर, इनोवेशन कर सके इंडिया, तो इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत की गई। और मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? तो याद रखिएगा 25 सितंबर 2014। कब हुई थी मेक इन इंडिया की शुरुआत? 25 सितंबर 2014 को मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। और भी कुछ कार्यक्रम है, वो भी जान लीजिए। पहला, स्वच्छ भारत मिशन। ये कभी कभी पूछ लेते हैं, ये पुराने जो योजनाएं हैं, स्वच्छ भारत मिशन, इनके बारे में पूछ लेता है कि इनकी शुरुआत कब हुई। तो स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत कब हुई थी? तो स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत हुई थी 2 अक्टूबर 2014 को। ये भी याद रख लीजिएगा। अगला कौन सा है? अगला है, हाँ, स्टार्टअप इंडिया। हाँ, स्टार्टअप इंडिया एक शुरू हुआ था।
स्टार्टअप इंडिया। तो स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत कब से हुई थी, याद है क्या किसी को कि स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत कब से हुई थी? तो स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत हुई थी 16 जनवरी 2016। 16 जनवरी 2016 को स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत हुई थी। ये कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है, पुराने भले हो गए हैं लेकिन आज भी इनकी रेलेवेंसी है, एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो पूछा क्या था, मेक इन इंडिया योजना कब शुरू हुआ? तो मेक इन इंडिया की शुरुआत 25 सितंबर 2014 को हुई थी। स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत कब हुई थी? तो महात्मा गांधी के जन्मदिन के दिन 2 अक्टूबर 2014 को। और स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत कब से हुई थी? तो स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत हुई थी 16 जनवरी 2016 को। और स्टार्टअप इंडिया शुरू क्यों किया गया था? तो बेसिकली स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए कि अपने स्टार्टअप्स को नए लोग ग्रो कर सके, भारत में उद्यमिता को बढ़ाने के लिए स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत की गई। कब? 16 जनवरी 2016 को स्टार्टअप इंडिया शुरू हुआ। स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर 2014, मेक इन इंडिया 25 सितंबर 2014। तो याद रखिएगा, मेक इन इंडिया पूछा था तो मेक इन इंडिया की शुरुआत कब से हुई है? 25 सितंबर 2014 से। क्लियर? सतलज नदी किस परियोजना का हिस्सा है? सतलज नदी किस परियोजना का हिस्सा है? ये मैं सवाल इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि अभी कुछ दिन पहले पंजाब में बाढ़ आई हुई थी, आप सबको पता होगा। तो उस वजह से ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रेलिवेंट हो जाता है कि सतलज नदी किस परियोजना का हिस्सा है? भाखड़ा नागल, हीराकुड, नागार्जुन सागर या तुंगभद्र? तो याद रखिएगा, सतलुज नदी किस परियोजना का हिस्सा है? तो भाखड़ा नागल परियोजना का हिस्सा है। तो सतलुज नदी किस परियोजना का हिस्सा है? भाखड़ा नागल। और भाखड़ा नागल कहाँ स्थित है? तो पंजाब में स्थित है। क्लियर? अब बाकी ऑप्शंस में दिए गए हैं उसे भी जान लेते हैं। हीराकुड बांध कहाँ है? हीराकुड बांध महानदी पर है। हीराकुड बांध किस नदी पर है? महानदी पर है। और कहाँ स्थित है? तो क्या मुझे बताने की ज़रूरत है कि हीराकुड बांध कहाँ है? उड़ीसा में है। नागार्जुन सागर कहाँ है? तो याद रखिएगा, नागार्जुन सागर कृष्णा नदी पर है। और कहाँ पे स्थित है? आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की सीमा पर है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की सीमा पर स्थित है कौन सा? नागार्जुन सागर। ये है तुंगभद्र और इसे जाना जाता है पंपा सागर के नाम से भी। इसे क्या जाना जाता है? पंपा सागर के नाम से भी जाना जाता है। और ये कहाँ स्थित है? ये कर्नाटक में स्थित है। तो पूछ कुछ भी सकता है आपके एग्जाम में, आपको प्रिपरेशन हर तरह की रख के चलनी है। तो सतलुज नदी किस परियोजना का हिस्सा है, या सतलुज नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है? तो भाखड़ा नागल बांध बना हुआ है। और भाखड़ा नागल बांध है कहाँ? पंजाब में स्थित है। तो याद रखिएगा, सतलुज नदी किस परियोजना का हिस्सा है? भाखड़ा नागल का। हीराकुड बांध किसका है? तो हीराकुड बांध किस नदी पर बना हुआ है? महानदी पर बना हुआ है। और हीराकुड बांध कहाँ स्थित है? तो उड़ीसा में स्थित है। नागार्जुन सागर है, तो नागार्जुन सागर किस नदी पर है? तो नागार्जुन सागर कृष्णा नदी पर है। और कहाँ स्थित है? तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की सीमा पर स्थित है। तुंगभद्र जिसे किस नाम से जाना जाता है? पंपा सागर के नाम से भी। और तुंगभद्र कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा, तुंगभद्र कर्नाटक में स्थित है। क्लियर? तो इतनी चीजें आपको पता होनी चाहिए। हीराकुड कहाँ है? महानदी पर। कहाँ स्थित है? उड़ीसा में। नागार्जुन सागर कहाँ है? आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की सीमा पर। किस नदी पर बना हुआ है? कृष्णा नदी पर बना हुआ है। और पंपा सागर जिसे तुंगभद्र नाम से जाना जाता है वो कहाँ है? कर्नाटक में स्थित है। क्लियर? तो इतनी चीजें आपको यहाँ पे याद रखनी है, पूछ कुछ भी सकता है आपके एग्जाम से रिलेटेड। तो भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर है? सतलज नदी पर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सतलुज नदी परियोजना का हिस्सा कौन सा है? भाखड़ा नागल। और भाखड़ा नागल कहाँ स्थित है? पंजाब में स्थित है। क्लियर? और बाकी ये नदियां भी आपको याद रखनी है क्योंकि पूछ कुछ भी सकता है कि नागार्जुन सागर किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर। हीराकुड महानदी पर। तुंगभद्र कर्नाटक में स्थित है। नागार्जुन सागर तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में स्थित है। हीराकुड उड़ीसा में स्थित है। क्लियर? चलिए आगे बढ़िए। कौन सा बांध मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा पर स्थित है? बताइए, कौन सा बांध है जो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा पर स्थित है? ओमकारेश्वर बांध, माता टीला बांध, तवा बांध या बरगी डैम? कह रहा है कौन सा ऐसा बांध है तो जो यूपी और एमपी की सीमा पे स्थित है, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा पे स्थित है। तो आपको मैं बता दूं कि बेतवा नदी पर स्थित बांध है कौन सा? माता टीला बांध। तो ये जो माता टीला बांध है वो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित है। और किस नदी पर है? तो बेतवा नदी पर है। बेतवा नदी पर बेसिकली 2 डैम है इंपॉर्टेंट, माता टीला और दूसरा कौन सा है? राजघाट। दूसरा कौन सा बांध है? याद रखिएगा, राजघाट बांध। तो राजघाट बांध और माता टीला ये दोनों कहाँ स्थित है? बेतवा नदी पर स्थित है। और मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा पे कौन सा स्थित है? तो ऑप्शन में जो दिया हुआ है माता टीला। ओमकारेश्वर बांध किस नदी पर है? मैंने अभी बताया था कि ओमकारेश्वर बांध किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर है। और मैंने पूछा है कि बताइए ओमकारेश्वर डैम मध्य प्रदेश के किस जिले में है? तवा बांध कहाँ है? तो तवा बांध होशंगाबाद में। होशंगाबाद जिसे वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? जिसे वर्तमान में नर्मदापुरम के नाम से भी जाना जाता है। बरगी डैम कहाँ स्थित है? बरगी डैम जबलपुर में स्थित है।
जबलपुर में स्थित है और किस नदी पर स्थित है ये, तो नर्मदा नदी पर स्थित है। क्लियर। तो कौन सा बांध मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा पे है, तो यूपी और एमपी की सीमा पे है माता टीला बांध। माता टीला बांध किस नदी पर है, तो याद रखना है बेतवा नदी पर है। बेतवा नदी पर एक और कौन सा बांध है, तो बेतवा नदी पर एक और बांध है राजघाट बांध। ओमकारेश्वर बांध किस नदी पर है, नर्मदा नदी पर। कमेंट करके बताइए किस जिले में है। तवा बांध कहाँ है, होशंगाबाद में है, जिसे वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है, तो नर्मदापुरम के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर। बरगी डैम कहाँ स्थित है, जबलपुर में स्थित है और नर्मदा नदी पर स्थित है। क्लियर। तो ये मध्य प्रदेश की नदी और बांध, इसका एक वीडियो मैंने अपलोड किया हुआ है। तो मध्य प्रदेश में जितनी नदियां हैं उनसे रिलेटेड जितने बांध हैं, कहाँ स्थित है, किस जिले में है, मैंने अपलोड कर दिए हैं, जाके देख लीजिएगा। क्लियर। तो एमपी और यूपी की सीमा पे कौन सा है, माता टीला। किस नदी पर है, बेतवा नदी पर। बेतवा नदी पर दो बांध कौन से हो गए, माता टीला और राजघाट। बाकी ओमकारेश्वर भी नर्मदा नदी पर है, बरगी डैम भी नर्मदा नदी पर है। बरगी डैम जबलपुर में है, तवा बांध होशंगाबाद नर्मदापुरम में। क्लियर। चलिए आगे बढ़िए। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था, बताइए बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था। ऑप्शन वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड विलियम बेंटिक। मैंने इंस्टाग्राम भी है हमारा, तो आप सबको पता है कि उसमें लगभग 2.5 लाख से ज़्यादा फॉलोअर्स है। बहुत सारे आप सब फॉलो करते हैं उसको। उसमें मैंने ये वीडियो डाला हुआ था कि इसमें मैंने आपके डाउट्स क्लियर किए हुए थे कि बंगाल का पहला गवर्नर, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल, भारत का गवर्नर जनरल, मैंने 30 सेकंड में आपके पूरे डाउट्स क्लियर कर दिए थे। और इंस्टाग्राम चैनल की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो जाके देख लीजिएगा। वो चैनल इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें 30 to 40 सेकंड्स में आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर कर दिए जाते हैं। तो आपने अगर रील स्क्रॉल ही कर रहे हैं, तो अगर आपने चैनल फॉलो किया हुआ है तो आपको थोड़ा 30 सेकंड्स में कुछ नॉलेज मिल जाएगा। तो एजुकेशनल चैनल ही है, तो अगर अच्छा लगे तो ज्वाइन कर लीजिएगा उसको। तो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो हम ये समझेंगे पूरी प्रक्रिया से। कैसे हम समझेंगे कि बंगाल का पहला गवर्नर कौन था। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे, फिर इसके बाद हम जानेंगे कि बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था। बंगाल का पहला गवर्नर जानने के बाद हम क्या जानेंगे कि बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था। फिर हम जानेंगे कि भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था, पूरे भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था। फिर हम जानेंगे कि पूरे भारत का पहला वायसराय कौन था। और सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन इसी में होता है। ठीक है, हम आज जानते हैं कि बंगाल का पहला गवर्नर, तो याद रखिएगा बंगाल का पहला गवर्नर था रॉबर्ट क्लाइव। बंगाल का पहला गवर्नर पूछेगा तो रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, फिर पूछेगा कि बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन बना, तो हमें कहना है कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बाद बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। क्या कहा जाने लगा, बंगाल का गवर्नर जनरल। और बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन बना, तो वो बना वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स। तो कभी सवाल आ जाए कि बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल कब बनाया गया, तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बाद। तो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स। फिर आता है 1813 का चार्टर्ड एक्ट, और 1813 के चार्टर्ड एक्ट के बाद बंगाल के गवर्नर जनरल को पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। और पूरे भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन बना, बेंटिक, विलियम बेंटिक। और फिर होता है 1857 का स्वतंत्रता संग्राम। और 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के बाद आप सबको पता है 1858 के भारत शासन अधिनियम में गवर्नर जनरल का पद समाप्त करके वायसराय का पद बना दिया गया। और भारत का पहला वायसराय कौन बना, भारत का पहला वायसराय बना कैनिंग। क्लियर। तो इतनी चीज़ें आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए ही चाहिए, और यहाँ पे आपको कन्फ्यूज़न भी नहीं होना चाहिए इस चीज़ को लेके। बंगाल का पहला गवर्नर पूछेगा तो बंगाल का पहला गवर्नर था क्लाइव। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल पूछेगा तो वॉरेन हेस्टिंग्स। पूरे भारत का पहला गवर्नर जनरल पूछेगा तो बेंटिक। और पहला वायसराय पूछेगा तो कैनिंग, क्योंकि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के समय कौन था गवर्नर जनरल, कैनिंग। तो जब 1858 का भारत शासन अधिनियम आया तो उसमें क्या किया गया, गवर्नर जनरल का पद समाप्त करके वायसराय का पद बना दिया गया। अब आता है एक और सवाल कि बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल कब से कहा जाने लगा। तो बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बाद कहा जाने लगा। ये सवाल भी पूछा जाता है कि बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कब बनाया गया, तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बाद।
दूसरा सवाल क्या आता है कि बंगाल के गवर्नर जनरल को पूरे भारत का गवर्नर जनरल कब बनाया गया? तो बंगाल के गवर्नर जनरल को पूरे भारत का गवर्नर जनरल कब बनाया गया? 1813 के चार्टर्ड एक्ट के बाद। कब बनाया गया? 1813 के चार्टर्ड एक्ट के बाद। चार्टर्ड एक्ट के बाद बंगाल के गवर्नर जनरल को पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। क्लियर? तो बंगाल का पहला गवर्नर क्लाइव, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स। पूछ क्या रहा है? पूछ रहा है बंगाल का पहला गवर्नर जनरल, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल। तो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन बना? तो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बना वॉरेन हेस्टिंग्स। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा वॉरेन हेस्टिंग्स। क्लियर? यहाँ मैं डायरेक्ट आंसर बता के आगे बढ़ सकती थी बिल्कुल, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता है कि जब कोई चीज़ पढ़ी जाती है तो इसलिए भी पढ़ाई जाती है कि आपके कन्फ्यूजन्स दूर कर सके आदमी। और अगर हम पढ़ा रहे हैं तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि आपकी कन्फ्यूजन्स हमें दूर करने हैं, क्योंकि एग्ज़ाम हॉल में तो और भी कन्फ्यूज़न होते हैं। और ज़रूरी थोड़ी है सिर्फ यही पूछेगा कि बंगाल का पहला गवर्नर जनरल। पूछ लेगा पूरे भारत का पहला गवर्नर जनरल, या पूछ लेगा कि बंगाल के गवर्नर जनरल को पूरे भारत का गवर्नर जनरल कब बनाया गया। क्या क्या बताएंगे आप? तो पता होना चाहिए हर चीज़। तो बंगाल का पहला गवर्नर क्लाइव, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स, बंगाल के गवर्नर जनरल को पूरे भारत का गवर्नर जनरल 1813 के चार्टर्ड एक्ट के बाद बनाया गया, और पूरे भारत का पहला गवर्नर जनरल बना बेंटिक। और भारत का पहला वायसराय 1857 की क्रांति के बाद 1858 के भारत शासन अधिनियम में पहला वायसराय कौन बनाया गया? तो पहला वायसराय बनाया गया कैनिंग। क्लियर? तो इतनी चीज़ें मैं आशा करती हूँ आपसे क्लियर होंगी। तो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स। क्लियर? चलिए आगे बढ़ जाते हैं। भारत में आर्थिक जनगणना का समायोजन कौन करता है? भारत में आर्थिक जनगणना किसके द्वारा की जाती है? बताइए, भारत में आर्थिक जनगणना का समायोजन कौन करता है? आर्थिक जनगणना कौन करता है? आरबीआई, नीति आयोग, केंद्रीय सांख्यिकी मंत्रालय या वित्त मंत्रालय? तो याद रखिएगा कि भारत में जो आर्थिक जनगणना कराई जाती है वो किसके द्वारा कराई जाती है? सीएसओ के द्वारा कराई जाती है। तो भारत में आर्थिक जनगणना का काम किसके द्वारा होता है? सीएसओ के द्वारा होता है। भारत में पहली बार आर्थिक जनगणना कब हुई थी? तो याद रखिएगा, भारत में पहली बार आर्थिक जनगणना 1977 में करवाई गई थी। और किसके द्वारा हुई थी ये? तो सीएसओ द्वारा ही करवाई गई थी। तो कभी सवाल आ जाए कि भारत में पहली बार आर्थिक जनगणना कब हुई? भारत में पहली बार आर्थिक जनगणना कब हुई? तो भारत में पहली बार आर्थिक जनगणना हुई थी 1977 में। क्लियर? तो भारत में पहली बार आर्थिक जनगणना 1977 में, और किसके द्वारा करवाई गई थी? केंद्रीय सांख्यिकी मंत्रालय द्वारा ही करवाई गई थी, सीएसओ द्वारा करवाई गई थी। क्लियर? चलिए आगे बढ़िए। तो याद रखिएगा, आर्थिक जनगणना कराने का काम सीएसओ का होता है। भारत में पहली बार आर्थिक जनगणना कब हुई? 1977 में। संविधान सभा की स्थायी अध्यक्षता किसने की थी? संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन बनाए गए? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू या सच्चिदानंद सिन्हा? संविधान सभा के निर्माण की या संविधान निर्माण की भी कुछ प्रोसेस है। संविधान सभा के निर्माण की भी कुछ प्रोसेस है। कैसे? जान लीजिए। सिर्फ आंसर जानना नहीं है हमारा काम है सारी चीज़ें जानना। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई। तो पहली बैठक, अगर ये क्वेश्चन एक एक चीज़ से पूछता है, एक एक छोटी छोटी चीज़ से क्वेश्चन पूछता है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? अब बताइए क्या बताएंगे? तो संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? तो संविधान सभा की पहली बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 को। उसमें अस्थायी रूप से अध्यक्ष कौन बनाए गए? अगला सवाल। तो अस्थायी रूप से अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो अस्थायी रूप से अध्यक्ष बनाया गया डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को। तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा क्या बनाए गए? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी रूप से अध्यक्ष बनाया गया। अस्थायी रूप से अध्यक्ष बनाया गया। अगली बैठक कब हुई? तो अगली बैठक जस्ट 2 दिन बाद। 2 दिन बाद क्या था? 11 दिसंबर। तो 11 दिसंबर 1946 को स्थायी रूप से अध्यक्ष बनाया गया। किसे? स्थायी रूप से अध्यक्ष बनाए गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन बनाए गए? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। तो राजेंद्र प्रसाद जी को कैसा अध्यक्ष बनाया गया? स्थायी अध्यक्ष बनाया गया। तो अस्थायी और स्थायी में थोड़ा सा अंतर याद रखिएगा कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, जिसमें अस्थायी रूप से अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। और 11 दिसंबर 1946 को स्थायी रूप से अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। फिर आता है 13 दिसंबर का वो दिन, 13 दिसंबर 1946। और इस दिन क्या हुआ? इस दिन एक बहुत बड़ी घटना हुई जिसे कहते हैं उद्देश्य प्रस्ताव पारित हुआ। क्या हुआ इस दिन? उद्देश्य प्रस्ताव पारित हुआ।
उद्देश्य प्रस्ताव पारित हुआ। और उद्देश्य प्रस्ताव को पारित किसने किया था? तो उद्देश्य प्रस्ताव को पारित किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। क्लियर। फिर आता है कौन सा दिन? 27 जनवरी का दिन। और 27 जनवरी के दिन क्या हुआ? यही उद्देश्य प्रस्ताव जो पारित किया गया था 27 जनवरी 1947, यही उद्देश्य प्रस्ताव जो पारित किया गया था वही उद्देश्य प्रस्ताव लागू हो गया। अब आपका एक कंफ्यूजन होता है, एमपीपीएससी में एक क्वेश्चन पूछा गया कि उद्देश्य प्रस्ताव किस दिन पारित हुआ या उद्देश्य प्रस्ताव किस दिन लागू हुआ। लोग क्या लगा के चले आए आपको पता है? लोग लगा के चले आए कि 13 दिसंबर 1946। अरे इतना समझना था कि उद्देश्य प्रस्ताव पारित पूछ रहा है, जिस दिन पेश किया गया वो नहीं पूछ रहा है। उद्देश्य प्रस्ताव पेश, देखिए जैसे मैंने यहाँ गलती कर दी, मैंने यहाँ पेश लिखा हुआ, पारित लिख दिया। उद्देश्य प्रस्ताव पेश हुआ, उद्देश्य प्रस्ताव पेश कब हुआ था? 13 दिसंबर को। पूछ क्या रहा है? पूछ रहा है पारित कब हुआ। तो पारित के लिए लगाना था 20 जनवरी वाला, जनवरी 1947, लेकिन लोग लगा के क्या चले आए? 13 दिसंबर 1947, जो गलत है। ये 27, अरे ये 22 है, ये 22। क्लियर? तो याद रखिएगा। तो लोग लगा के क्या चले आए? लोग लगा के चले आए कि 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पारित हुआ, लेकिन नहीं। उद्देश्य प्रस्ताव पारित कब हुआ? उद्देश्य प्रस्ताव 22 जनवरी 1947 को पारित हुआ था। तो यहाँ पे थोड़ा सा ये मार्जिन याद रखिएगा कि उद्देश्य प्रस्ताव पेश कब हो रहा है? पेश हो रहा है 13 दिसंबर 1946 को, और पारित कब हो रहा है? तो 22 जनवरी 1947 को। ये अंतर याद रखिएगा, जल्दबाजी में मत लगा के चले आइएगा। सवाल आया कि उद्देश्य प्रस्ताव पारित कब हुआ, आप लगा के चले आए 13 दिसंबर 1946। नहीं, 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पेश हुआ था, पेश हुआ था। पारित कब हुआ है? 22 जनवरी 1947 को। पेश कब हुआ है? 22 जनवरी 1947 को। ये डेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये डेट आपको याद रखनी है कि उद्देश्य प्रस्ताव पेश कब हुआ, तो उद्देश्य प्रस्ताव पारित कब हुआ, तो पारित हुआ 22 जनवरी 1947 को। क्लियर? अब आ जाते हैं सवाल में कि संविधान सभा की स्थायी अध्यक्षता किसने की। तो अब आपको पूरी प्रोसेस पता है, तो अब बताइए कि स्थायी अध्यक्ष कब बनाए गए? 11 दिसंबर 1946 को। कौन बनाए गए? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को। कब बनाया गया? मान लीजिए सवाल आ जाता कि कब बनाया गया, तो 11 दिसंबर 1946 को इन्हें स्थायी अध्यक्ष बनाया गया संविधान सभा का। तो ये पूरी प्रोसेस है संविधान सभा की। कुछ भी सवाल पूछेगा, जैसे पहला सवाल पूछ लिया कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई, तो आप बता के चले आएंगे 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की? आप लगा के चले आएंगे सच्चिदानंद सिन्हा जी ने। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन बनाए गए? अब आप लगा के चले आएंगे सच्चिदानंद सिन्हा जी। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? जो क्वेश्चन ही किया था, तो अब आपको पता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। कब स्थायी बनाए गए? 11 दिसंबर 1946 को। उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने पेश किया। उद्देश्य प्रस्ताव पेश कब हुआ? मैं बार बार कह रही हूँ, पेश कब हुआ? तो पेश हुआ 13 दिसंबर 1946 को। पेश कब हुआ? 13 दिसंबर 1946 को पेश हुआ है। और उद्देश्य प्रस्ताव पारित कब हुआ? उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित हुआ? तो उद्देश्य प्रस्ताव पारित हुआ 22 जनवरी 1947 को। कब पारित हुआ? 22 जनवरी 1947 को पारित हुआ। क्लियर? तो याद रखिएगा ये डेट। पारित और पेश में अंतर जरूर याद रखिएगा, कंफ्यूजन होता है, और एग्जाम हॉल में तो और कंफ्यूजन होता है। क्लियर? तो इतनी चीजें आपको याद रखनी है। तो संविधान सभा की स्थायी अध्यक्षता किसने की? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने। आपको लगता होगा ना कि जितना पूछा है उतना ही बता दीजिए, क्यों इतना सब बताना है? क्योंकि एग्जाम में क्या पूछेगा आपको पता है, मुझे भी नहीं पता। तो हमारा प्रयास क्या है, हम यहाँ प्रैक्टिस क्यों कर रहे हैं? इस वजह से कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें दिमाग में जाएंगी, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें रिवाइज होंगी, और जितनी चीज़ें रिवाइज कर पाएंगे हम उतना ही अच्छा है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जितने क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस कर पाएंगे, जितनी नई चीज़ें जान पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। गांधी सागर बांध किस नदी पर बना हुआ है? बताइए, गांधी सागर बांध किस नदी पर बना हुआ है? गांधी सागर बांध किस नदी पर बना हुआ है? ऑप्शन है नर्मदा, चंबल, तापी, गोदावरी। तो याद रखिएगा गांधी सागर बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो चंबल नदी पर बना हुआ है। गांधी सागर बांध कहाँ है? तो मंदसौर जिले में है, नीमच की सीमा पर है। मंदसौर जिले और नीमच की सीमा पे स्थित है, मंदसौर जिले में है। और याद रखिएगा चंबल पे और कौन कौन से बांध है? तो चंबल पे एक बांध है राणा सागर, चंबल पे एक बांध कौन सा है? राणा सागर। दूसरा कौन सा है? जवाहर सागर, जवाहर सागर। और एक कौन सा है? कोटा बैराज, कोटा बैराज। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि चंबल नदी पर कौन कौन से डैम है। तो चंबल नदी पर कौन कौन से डैम है? पहला तो कौन सा हो गया? पहला हो गया गांधी सागर जो पूछा ही है। पहला कौन सा हो गया?
गांधी सागर, गांधी सागर जो अपने कहाँ स्थित है, एमपी में स्थित है, मंदसौर जिले में स्थित है। दूसरा कौन सा है, राणा सागर, ये राजस्थान में स्थित है। जवाहर सागर ये भी राजस्थान में स्थित है। और अगला कौन सा है, कोटा बैराज। क्लियर। तो गांधी सागर बांध किस नदी पर बना हुआ है, तो गांधी सागर बांध किस नदी पर बना है, चंबल नदी पर बना हुआ है। और चंबल नदी पर और कौन कौन से बांध हैं, तो चंबल नदी पर राणा सागर भी है, चंबल नदी पर जवाहर सागर भी है, और चंबल नदी पर कोटा बैराज भी है। तो अगर मान लीजिए कभी सवाल आ जाता है कि चंबल नदी पर निम्नलिखित में से कौन सा बांध नहीं है, क्या सवाल आ जाएगा कि चंबल नदी पर कौन सा बांध नहीं है, तो आप क्या लगा के आएंगे, आपको अब पता होना चाहिए कि चंबल नदी पर कौन कौन से बांध स्थित हैं। तो चंबल नदी पर कौन कौन से बांध स्थित हैं, गांधी सागर है जो आपके एमपी के मंदसौर जिले में है, दूसरा राणा सागर है जो राजस्थान में है, जवाहर सागर है और कोटा बैराज है। क्लियर। तो इतनी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि चंबल नदी पर 4 बांध कौन कौन से हैं। पहला है गांधी सागर, दूसरा है राणा सागर, तीसरा कौन सा है, जवाहर सागर, और चौथा है कोटा बैराज। क्लियर। चलिए याद रखिएगा कि गांधी सागर बांध चंबल नदी पर है, मंदसौर जिले में। भारत में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वालों की गणना किस समिति की रिकमेंडेशन पर की जाती है। बेसिकली पूछा है कि गरीबी रेखा का निर्धारण करने वाली कमेटी कौन सी है। गरीबी रेखा का निर्धारण कौन सी कमेटी करती है, रंगराजन कमेटी, तेंदुलकर कमेटी, केलकर कमेटी, नचिकेत मोर कमेटी। बताइए भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है, किस कमेटी द्वारा। तो गरीबी रेखा का निर्धारण करने वाली कमेटी कौन सी थी, तो आपको एक चीज़ पता होगी कि सुरेश तेंदुलकर कमेटी, जिसने क्या रिकमेंडेशन दी थी, जिसने भारत में अलग अलग तरीके की कि कैलोरी के मापन के आधार पे गरीबी का निर्धारण हो कि गांव में कितनी कैलोरी कंज्यूम की जाती है, शहरों में कितनी कैलोरीज कम कंज्यूम की जाती हैं, तो उस आधार पे गरीबी का निर्धारण। तो गरीबी का निर्धारण करने वाली कमेटी कौन सी थी, तो याद रखिएगा गरीबी का निर्धारण करने वाली कमेटी थी सुरेश तेंदुलकर कमेटी। क्लियर। अब बाकी जो कमेटीज दी हुई है उसके बारे में भी जान लेते हैं। तो याद रखिएगा कि जो रंगराजन समिति है वो किससे संबंधित है, ये भी गरीबी की माप बताती है, लेकिन ये बेसिकली किससे संबंधित है, पीएसयूज से। पीएसयूज मतलब जो पब्लिक सेक्टर के सार्वजनिक उपक्रम के उद्योग हैं, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं, सार्वजनिक उपक्रम के जो उद्योग हैं या पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं उनसे संबंधित है। तो रंगराजन समिति किससे संबंधित है, पब्लिक सेक्टर यूनिट से संबंधित है, यानी कि सार्वजनिक उपक्रम से संबंधित है। अगली आती है विजय केलकर, केलकर समिति। और विजय केलकर समिति का संबंध किससे है, तो विजय केलकर समिति ट्रिपल पी मॉडल से संबंधित है। ट्रिपल पी मॉडल क्या होता है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। मतलब किसी भी चीज का यदि निर्माण करना है तो उसमें किसका योगदान लिया जाए, पब्लिक का, प्राइवेट सेक्टर का, उन दोनों के पार्टनरशिप से चीजें हों। तो ट्रिपल पी मॉडल पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप ये किसका था, तो ये केलकर समिति की रिकमेंडेशन थी, ट्रिपल पी मॉडल। और नचिकेत मोर समिति किससे संबंधित थी, तो याद रखिएगा कि जो नचिकेत मोर समिति है वो छोटे व्यवसायों को वित्तीय सहायता देने से संबंधित थी। किससे संबंधित थी, जो छोटे व्यवसाय हैं, यहाँ लिख देती हूँ मैं, जो छोटे व्यवसाय थे, छोटे व्यवसाय होते हैं उनको क्या प्रदान करना, छोटे व्यवसायों को वित्तीय सहायता प्रदान करना। तो नचिकेत मोर समिति किससे संबंधित है, छोटे उद्योगों को वित्तीय सहायता प्रदान करने से संबंधित है। क्लियर। देखिए कमेटी कोई भी हो इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये पूछी जाती हैं और ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं आपके एग्जाम में। अभी MPSI आने वाला है, उसमें भी सवाल पूछे जाएंगे। तो याद रखिएगा कि गरीबी रेखा का निर्धारण किस कमेटी की रिकमेंडेशन के आधार पर किया जाता है, या गरीबी रेखा का निर्धारण करने वाली कमेटी कौन सी है, या गरीबी की माप बताने वाली कमेटी कौन सी है, तो सुरेश तेंदुलकर कमेटी ये गरीबी की माप को बताती है। क्लियर। अब रंगराजन समिति पूछ लेगा कि रंगराजन समिति किससे संबंधित है, तो ये गरीबी की माप भी बताती है। और रंगराजन समिति बेसिकली किससे संबंधित है, पब्लिक सेक्टर यूनिट से, यानी कि सार्वजनिक उपक्रम के उद्योगों से संबंधित है। तो मान लीजिए पूछ लेगा कि PSUs मतलब पब्लिक सेक्टर यूनिट से संबंधित कमेटी कौन सी है, तो पब्लिक सेक्टर यूनिट से संबंधित कमेटी कौन सी है, पब्लिक सेक्टर यूनिट से संबंधित कमेटी है रंगराजन समिति। सार्वजनिक उपक्रम उद्योग से संबंधित कमेटी कौन सी है, रंगराजन समिति। विजय केलकर समिति किससे संबंधित है, तो विजय केलकर कमेटी जो है वो ट्रिपल पी मॉडल के बारे में बताती है। विजय केलकर कमेटी किसके बारे में बताती है, ट्रिपल पी मॉडल। ट्रिपल पी मॉडल क्या होता है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मतलब पब्लिक का और प्राइवेट सेक्टर का यूज करके पार्टनरशिप क्या करना, कोई भी काम करना। तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का जो ट्रिपल पी मॉडल है वो किसने दिया, केलकर समिति ने दिया, और इसके अध्यक्ष कौन थे, विजय केलकर थे। तो केलकर कमेटी किसकी रिकमेंडेशन कर रही है, ट्रिपल पी मॉडल की।
नचिकेत मोर समिति का संबंध किससे है? तो नचिकेत मोर समिति का संबंध छोटे व्यवसायों को वित्तीय सहायता प्रदान करने से है। कभी कभी एग्जाम हॉल में आपने देखा होगा मैच द कॉलम आता है, मैच द कॉलम कि आपके सामने समितिज दे दी और उनके सामने उनका काम दे दिया, ये वो समिति किससे रिलेट करती हैं और कहेगा मैच द कॉलम। तो आपको तो फिर सारी पता होनी चाहिए, तभी आप मैच द कॉलम कर पाएंगे। तो सुरेश तेंदुलकर कमेटी किससे संबंधित है? गरीबी से। रंगराजन समिति किससे संबंधित है? तो PSUs यानी कि पब्लिक सेक्टर यूनिट यानी कि सार्वजनिक उपक्रम के उद्योगों से संबंधित है। विजय केलकर समिति यानी कि केलकर समिति किससे रिलेटेड है? तो ट्रिपल P मॉडल से संबंधित है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल से संबंधित है। और नचिकेत मोर समिति का संबंध किससे है? तो नचिकेत मोर समिति छोटे व्यवसायों को वित्तीय सहायता देने से संबंधित है। तो सवाल कैसा भी आए आपको ये समिति जरूर याद रखनी। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में युवा महोत्सव की शुरुआत कब हुई थी? बताइए, MP में युवा महोत्सव की शुरुआत कब हुई? मध्य प्रदेश में जो युवा महोत्सव है उसकी शुरुआत कब हुई थी? MP के त्योहार समारोह पढ़ाए हैं मैंने आपको वीडियो में, मैं फिर से कह रही हूँ, प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में चले जाइएगा, MP स्पेसिफिक चीज़ें वहाँ आपको मिल जाएंगी, नदी, बांध, जनजातियाँ, सब कुछ वहाँ पे मिल जाएगा। शॉर्ट वीडियोज़ हैं 20 से 25 मिनट के, उसमें आपको पहले थ्योरी है फिर MCQ सॉल्व करवा दिए गए। तो युवा महोत्सव की शुरुआत कब हुई थी? 1980, 1985, 1990, 1995। तो युवा महोत्सव की शुरुआत मध्य प्रदेश में कब से हुई थी? तो याद रखिएगा 1985 से मध्य प्रदेश में युवा महोत्सव मनाने की शुरुआत हुई थी। और युवा महोत्सव हर साल किस महीने में मनाया जाता है? तो युवा महोत्सव हर साल जनवरी महीने में मनाया जाता है। किस महीने में मनाया जाता है? ये सवाल पूछा गया सवाल है कि युवा महोत्सव का आयोजन किस महीने किया जाता है? जनवरी महीने में किया जाता है। और किसके द्वारा किया जाता है युवा महोत्सव का आयोजन? तो राज्य पर्यटन विकास निगम द्वारा, राज्य पर्यटन विकास निगम। तो किसके द्वारा किया जाता है? राज्य पर्यटन विकास निगम द्वारा युवा महोत्सव की शुरुआत या युवा महोत्सव का आयोजन किया जाता है। कहाँ किया जाता है? मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश में युवा महोत्सव मनाने की शुरुआत कब से हुई? 1985 से हुई थी। और किसके द्वारा मनाया जाता है युवा महोत्सव? तो युवा महोत्सव राज्य मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम द्वारा मनाया जाता है। और हर साल किस महीने आयोजन होता है? जनवरी महीने। जैसे खजुराहो महोत्सव मैंने बताया था किस महीने होता है? फरवरी के महीने में होता है। तो इसी तरीके से जो युवा महोत्सव है वो कब होता है? वो जनवरी के महीने में होता है। और इसको मनाने की शुरुआत कब से हुई थी? तो 1985 से हुई थी। तो मध्य प्रदेश में युवा महोत्सव मनाने की शुरुआत कब से हुई? 1985 से हुई थी। हर साल किस महीने मनाया जाता है? जनवरी के महीने में। क्लियर? और कौन मनाता है? राज्य पर्यटन विकास निगम द्वारा ये मनाया जाता है। कर्मा नृत्य किन जनजातियों में सबसे ज्यादा फेमस है? कर्मा नृत्य किन जनजातियों में फेमस है? ऑप्शन है आप सबके सामने, गोंड, बैगा, कोरकू आदि, अहीर गुप्ता, कोल कहार, ढीमर, धोबी। तो याद रखिएगा कि जो कर्मा नृत्य है, जब मैं बैगा जनजाति पढ़ा रही थी कि धरतीपुत्र किसे कहा जाता है, बैगा जनजाति को, तो मैंने कहा था कि बैगा जनजाति क्या करती है? कर्मा नृत्य करती है। बैगा के साथ साथ ही गोंड और कोरकू जनजातियां हैं, ये भी कर्मा नृत्य करती हैं। तो याद रखिएगा कर्मा नृत्य किनके द्वारा किया जाता है? कर्मा नृत्य किन जनजातियों में फेमस है? तो कर्मा नृत्य गोंड जनजाति, बैगा जनजाति और कोरकू जनजाति, इन सभी में फेमस है। बैगा जनजाति कहाँ पाई जा रही थी बताइए? मंडला, बालाघाट जैसे जिलों में पाई जा रही थी। कोरकू कहाँ पाई जाती है? खंडवा, महेश्वर, इन क्षेत्रों में पाई जाती है। क्लियर? तो कर्मा नृत्य किन जनजातियों में प्रसिद्ध है? गोंड, बैगा और कोरकू यहाँ पे प्रसिद्ध है। कर्मा नृत्य किन जनजातियों में? गोंड में, बैगा में और कोरकू जनजातियों में किया जाने वाला जनजातीय नृत्य है। मैंने जनजातीय नृत्य और जनजातियों से संबंधित वीडियो अपलोड किया हुआ है मध्य प्रदेश स्पेसिफिक वाले प्लेलिस्ट में, तो उसमें आपको ये सारे नृत्य मध्य प्रदेश के जनजातियों द्वारा किए जाने वाले उसमें आपको मिल जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के किस संशोधन को मिनी संविधान कहा जाता है? मिनी संविधान किसे कहा जाता है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किस संविधान संशोधन को मिनी संविधान कहा जाता है? मिनी संविधान क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस संविधान संशोधन में संविधान में सबसे ज्यादा चेंजेस किए गए थे। ये जो संविधान संशोधन हुआ था उससे संविधान में सबसे ज्यादा परिवर्तन किए गए थे, इस वजह से इसे मिनी संविधान संशोधन भी कहा जाता है। अब किसे कहा जाता है बताइए? 44वें को, 42वें को, 52वें को, 73वें को। तो मिनी संविधान किसे कहा जाता है? 42वें संविधान संशोधन 1976 को क्या कहा जाता है? मिनी संविधान। और इसमें क्या क्या चेंजेस हुए थे तो आपको पता है कि 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संविधान की प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे। वो 3 शब्द कौन से थे? समाजवादी। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए थे और वो 3 नए शब्द कौन से थे? समाजवादी,
पंथ निरपेक्ष जिसे धर्मनिरपेक्ष भी कहा जाता है, और तीसरा शब्द क्या था, अखंडता। तो ये 3 शब्द नए जोड़े गए थे भारतीय संविधान की प्रस्तावना में। कभी कभी पूछा जाता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नहीं जोड़ा गया था। तो जब पता होगा कि कौन सा शब्द जोड़ा गया तब तो बताएंगे ना आपकी कौन सा शब्द नहीं जोड़ा गया। तो कौन सा शब्द जोड़ा गया, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता जैसे शब्द जोड़े गए। यही 42वां संविधान संशोधन है जिसके द्वारा भारतीय संविधान में क्या जोड़े गए, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। और किस कमेटी के रिकमेंडेशन पर, स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन पर। तो मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में कब शामिल किया गया, मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा ही शामिल किया गया था। अब बाकी दिए गए हैं उनके बारे में भी जान लीजिए। 44वां संविधान संशोधन क्या था, तो ये संपत्ति के अधिकार से संबंधित था। 44वें संविधान संशोधन के अंतर्गत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटा के क्या बना दिया गया, एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। और किस आर्टिकल में रखा गया इसको, इसे एक कानूनी अधिकार बनाया गया। और इसे किस आर्टिकल में रखा गया, आर्टिकल 300A, एक नया आर्टिकल बनाया गया। तो 44वां संविधान संशोधन 1978 क्या बताता है कि संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटा के क्या कर दिया गया, एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। और संविधान में एक नया आर्टिकल जोड़ा गया, आर्टिकल 300A। तो पूछा जाता है कि आर्टिकल 300A को किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द्वारा जोड़ा गया, तो 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा। अगला आता है 52वां संविधान संशोधन 1985। ये किससे संबंधित था, ये एंटी डिफेक्शन लॉ यानी कि दल बदल से संबंधित था। ये किससे संबंधित था, ये दल बदल से संबंधित था। और इसी के अंतर्गत संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई, तो इसी के अंतर्गत संविधान में 10वीं अनुसूची को भी जोड़ा गया। तो सवाल पूछा जाता है कि संविधान में 10वीं अनुसूची कब जुड़ी, तो संविधान में 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था 52वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा। अगला कौन सा है, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। और ये क्या करता है, ये पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है, पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है। और इसके अंतर्गत संविधान में कौन सी अनुसूची जुड़ी, तो इसके अंतर्गत संविधान में 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। देखिए कितनी सारी चीजें कवर हो रही हैं आपकी एक जगह। तो भारतीय संविधान के किस संशोधन को मिनी संविधान कहा जाता है, तो किस संशोधन को मिनी संविधान कहा जाता है, तो 42वें संविधान संशोधन 1976 को मिनी संविधान कहा जाता है। और इसके अंतर्गत संविधान में कौन से नए शब्द जोड़े गए, तो संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता जैसे शब्द जोड़े गए। 42वें संविधान संशोधन द्वारा ही मौलिक कर्तव्यों को भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल किया गया, स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन पर। किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की श्रेणी से हटा के उसे एक कानूनी दर्जा प्रदान किया गया, तो 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की श्रेणी से हटा के एक कानूनी दर्जा प्रदान किया गया। और संविधान में एक नया आर्टिकल जोड़ा गया, आर्टिकल 300A। किस संविधान संशोधन के अंतर्गत संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई, तो संविधान में 10वीं अनुसूची कब जोड़ी गई थी, तो 52वां संविधान संशोधन 1985 द्वारा, जो किससे संबंधित है, एंटी डिफेक्शन लॉ से। संविधान में 11वीं अनुसूची कब जुड़ी, तो 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा। 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है, या 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 किससे संबंधित है, तो पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने से संबंधित है। पूछा क्या था, मिनी संविधान किसे कहते हैं, तो मिनी संविधान कहते हैं 42वें को। क्लियर, चलिए आगे बढ़े। कोंकण तट भारत के किस राज्य के साथ मुख्य रूप से जुड़ा हुआ है, जो कोंकण तट है वो भारत के किस राज्य के साथ जुड़ा हुआ है। ऑप्शन दिए गए हैं गुजरात, महाराष्ट्र, केरल, वेस्ट बंगाल। तो देखिए ये अपना इंडिया है, मान लीजिए मैं यहाँ पे बना देती हूँ ताकि थोड़ा सा क्लैरिटी के साथ दिखे। ये मान लीजिए अपना इंडिया है और कह रहा है कोंकण तट। मैंने कहा कि यहाँ है मान लीजिए मुंबई और ये है गोवा का उत्तरी तट। तो ये मुंबई और गोवा के उत्तरी तट के बीच में यहाँ क्या है, तो याद रखिएगा यहाँ है कोंकण तट। यहाँ क्या है, कोंकण तट। और फिर गोवा के दक्षिण भाग से यहाँ पे मान लीजिए क्या है, केरल। गोवा के दक्षिण भाग से केरल के बीच तक यहाँ क्या है, मालाबार तट। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है, बहुत बार पूछा जाता है कि भारत के पश्चिमी तट पर कौन से दो तट है, पश्चिमी भाग पर कौन से दो तट है, तो कोंकण तट है, मालाबार तट है। कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक है, मुंबई से उत्तरी गोवा तक, और मालाबार तट दक्षिणी गोवा से केरल तक। भारत के पूर्वी भाग में कौन सा तट है, तो भारत के पूर्वी भाग में है कोरोमंडल तट। भारत के पूर्वी भाग में कौन सा तट है, कोरोमंडल तट। ये सवाल पूछे गए सवाल कि भारत का जो पश्चिमी भाग है
भारत का जो पश्चिमी भाग है उस पश्चिमी भाग में कौन से दो तट है? तो कोंकण तट है और मालाबार तट है। कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक है? मुंबई से लेके उत्तरी गोवा तक, और उत्तरी गोवा से दक्षिणी गोवा से लेके केरल तक कौन सा है? मालाबार तट। और पूर्वी भाग में कौन सा तट है? तो पूर्वी भाग में है कोरोमंडल। क्लियर। कोंकण तट भारत के किस राज्य के साथ जुड़ा हुआ है? अब देख लीजिए, कोंकण तट किस राज्य के साथ जुड़ा हुआ है? मुंबई टू गोवा। अब ऑप्शन में क्या है? गुजरात। क्या गुजरात से जुड़ा है? नहीं। केरल से जुड़ा है? नहीं। केरल से तो मालाबार जुड़ा हुआ है, लेकिन पूछ कोंकण के बारे में रहा है। वेस्ट बंगाल नहीं, तो क्या महाराष्ट्र? बिल्कुल महाराष्ट्र। क्यों? क्योंकि महाराष्ट्र, मुंबई कहाँ है? मुंबई कहाँ है? मुंबई तो महाराष्ट्र में ही है। तो कोंकण तट पूछा था कि कोंकण तट भारत में किस राज्य से जुड़ा हुआ है? तो देख लीजिए अब कि ये जो कोंकण तट है वो भारत में किस राज्य से जुड़ा हुआ है? तो कोंकण तट किससे जुड़ा है? हुआ है मुंबई से। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र, मुंबई। लेकिन सवाल कैसा भी पूछ सकता है कि भारत के पश्चिमी तट पर स्थित दो तट कौन से हैं? तो भारत के पश्चिमी तट पर स्थित तट कौन से हैं? कोंकण तट और मालाबार तट। कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक है? तो मुंबई से लेके उत्तरी गोवा तक है, और मालाबार तट दक्षिणी गोवा से लेके केरल तक है। तो केरल से कौन सा टच हो रहा है? मालाबार। पूर्वी भाग में कौन सा तट है? तो पूर्वी भाग में है कोरोमंडल तट। क्लियर, ये याद रखिएगा। तो पूछा था कोंकण तट किस राज्य के साथ जुड़ा हुआ है? तो कोंकण तट मुंबई के साथ जुड़ा हुआ है। चलिए आगे बढ़िए। गणगौर नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? बताइए, गणगौर नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? गणगौर किस अवसर पर किया जाता है? ऑप्शन है दीपावली, चैत्र मास में गणगौर पर्व, होली, दशहरा। तो याद रखिएगा, गणगौर मध्य प्रदेश के निमाड़ अंचल में किया जाने वाला नृत्य है। और ये किस अवसर पर किया जाता है? चैत्र मास के अवसर पर, गणगौर के पर्व पर किया जाता है। तो गणगौर नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? चैत्र मास में गणगौर के पर्व पर। और ये कहाँ किया जाता है? तो एमपी के निमाड़ अंचल में किया जाने वाला नृत्य है। और याद रखिएगा, निमाड़ अंचल में और कौन कौन से नृत्य होते हैं? तो काठी नृत्य होता है, ये पार्वती जी की तपस्या से संबंधित है। निमाड़ अंचल में काठी नृत्य भी होता है, फेकरिया नृत्य भी होता है एमपी में, और डंडा नाच भी होता है, और आड़ा खाड़ा नृत्य भी होता है। क्लियर। तो ये निमाड़ अंचल में किए जाने वाले नृत्य हैं, ये याद रखिएगा, मध्य प्रदेश के। कभी कभी पूछ लेता है कि निम्नलिखित में से निमाड़ अंचल में किया जाने वाला नृत्य कौन सा नहीं है, पूछ लेता है कि निमाड़ अंचल में किया जाने वाला नृत्य कौन सा नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए कौन कौन सा है। तो काठी है, फेकरिया है, ये विवाह के अवसर पर किया जाता है स्त्री पुरुष दोनों द्वारा, और ये डंडा नाच है। क्लियर। काठी पार्वती माता की जो तपस्या है उससे संबंधित है। क्लियर। तो गणगौर नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? तो पहली चीज तो निमाड़ अंचल में किया जाता है, चैत्र मास में गणगौर पर्व पर किया जाता है। निमाड़ अंचल में किए जाने वाले नृत्य कौन कौन से हैं? तो काठी नृत्य है, फेकड़िया नृत्य है, और डंडा नाच है, और आड़ा खाड़ा नृत्य भी किया जाता है। क्लियर। तो याद रखना है, पूछ लेगा कौन सा नहीं होता है तो पता होना चाहिए कि कौन कौन से होते हैं। चलिए आगे बढ़िए। तो गणगौर कहाँ होता है? निमाड़ अंचल में किया जाता है। अशोक स्तंभ किस शहर में स्थित है? अशोक स्तंभ किस शहर में स्थित है? ऑप्शन है आप सबके सामने, वाराणसी, सांची, लुधियाना, पटना। यही अशोक स्तंभ है जो भारत का क्या है? राजकीय चिन्ह है। जो भारत का क्या है? राजकीय चिन्ह है। अब बताइए अशोक स्तंभ कहाँ स्थित है? बताइए अशोक स्तंभ कहाँ है? बताइए कहाँ स्थित है अशोक स्तंभ? अशोक स्तंभ स्थित है वाराणसी के सारनाथ में। कहाँ? सारनाथ में स्थित है, उत्तर प्रदेश। सारनाथ के उत्तर प्रदेश में स्थित है। और यही सारनाथ है जहाँ गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश दिया था अपना। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? ये सवाल भी पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। तो गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? यही यूपी के सारनाथ में दिया था। क्लियर। तो याद रखिएगा, अशोक स्तंभ किस शहर में स्थित है? वाराणसी में स्थित है। वाराणसी में कहाँ स्थित है? सारनाथ। ये कहाँ है? उत्तर प्रदेश में स्थित है। और यही सारनाथ है जहाँ भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। और इस घटना को क्या कहा जाता है? इस घटना को कहा जाता है धर्मचक्र प्रवर्तन। धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। तो गौतम बुद्ध ने जब अपना पहला उपदेश दिया सारनाथ में, तो उस घटना को क्या कहा जाता है? धर्मचक्र प्रवर्तन की घटना कहा जाता है। क्लियर। तो अशोक स्तंभ किस शहर में स्थित है? वाराणसी में, उत्तर प्रदेश, सारनाथ। क्लियर। और यही सारनाथ है जहां भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया। और ये पहले उपदेश देने की घटना को क्या कहा जाता है? धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से भी जाना जाता है। पूछा गया सवाल है कि भगवान बुद्ध के दिए हुए पहले उपदेश को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे धर्मचक्र प्रवर्तन की घटना के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर। और कहाँ दिया था पहला उपदेश? सारनाथ में दिया था, उत्तर प्रदेश।
वित्त आयोग का गठन भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में है? फाइनेंस कमीशन भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में है? वित्त आयोग भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में? 275, 280, 324, 301। तो वित्त आयोग का गठन है भारतीय संविधान के आर्टिकल 280 में। भारत के पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखिएगा, भारत के पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष थे केसी नियोगी जी। कौन थे भारत के पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष? केसी नियोगी जी। और वर्तमान में किस क्रम का वित्त आयोग है? 2025 में किस क्रम का वित्त आयोग है? तो 16th क्रम का वित्त आयोग है। और 16th क्रम के वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? ये सारे सवाल पूछे जाते हैं, तो याद रखिएगा अरविंद पनगढ़िया जी। पहला सवाल जो आपसे पूछा जाएगा वो ये कि वित्त आयोग भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में है, जो पूछा ही गया है। तो वित्त आयोग भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 280 में है। ठीक है, पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? केसी नियोगी जी। आपको बताना है कि पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष थे केसी नियोगी जी। फिर सवाल पूछेगा कि वर्तमान में 2025 में किस क्रम का वित्त आयोग चल रहा है? 2025 में जो वित्त आयोग है वो किस क्रम का है? तो आपको बताना है कि वर्तमान में जो वित्त आयोग चल रहा है वो 16th क्रम का है, 16वें क्रम का वित्त आयोग है। अच्छा, तो 16th क्रम के वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है ये बताइए। तो आपको बताना है कि 16th क्रम के वित्त आयोग के अध्यक्ष है अरविंद पनगढ़िया जी। कौन है? अरविंद पनगढ़िया जी। क्लियर? इतनी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। आर्टिकल 300, अब बाकी आर्टिकल्स दिए हुए हैं, इनके बारे में भी जान लीजिए कि ये किससे संबंधित है। 275 संबंधित है संचित निधि से राज्यों को अनुदान देने से। भारत की जो संचित निधि होती है उससे राज्यों को अनुदान दिया जाता है, तो वो किस आर्टिकल में है? तो संचित निधि से जो राज्यों को अनुदान दिया जाता है वो किससे संबंधित है? आर्टिकल 275 से। 324 मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि किससे संबंधित है, तो 324 किससे संबंधित है? चुनाव आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन से संबंधित है। और 300 किससे संबंधित है? तो अभी मैंने बताया था कि 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटा के एक कानूनी अधिकार बना दिया गया और उसे किस आर्टिकल में रखा गया है? आर्टिकल 300A में रखा गया है। क्लियर? तो इतनी चीज़ें तो आपको पता ही है। ठीक है, तो देखिए क्या जाना आपने कि वित्त आयोग का गठन किस आर्टिकल में किया गया है? तो वित्त आयोग का गठन आर्टिकल 280 में किया गया है। भारत के पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो केसी नियोगी जी थे। 16 फाइनेंस कमीशन के अध्यक्ष जो वर्तमान में 2025 में चल रहा है, इसके अध्यक्ष कौन है? तो अरविंद पनगढ़िया जी हैं। अब बाकी आर्टिकल्स दिए हुए हैं तो आपको उनके बारे में भी जानना है कि आर्टिकल 275 क्या है। तो आर्टिकल 275 बताता है कि भारत की जो संचित निधि होती है उससे राज्यों को जो अनुदान दिया जाता है उसके बारे में। आर्टिकल 324 भारत के इलेक्शन कमीशन यानी कि चुनाव आयोग के बारे में बताता है। और 300A किससे संबंधित है? संपत्ति के अधिकार से संबंधित है। संपत्ति अधिकार को कानूनी दर्जा प्रदान करके एक नए आर्टिकल में रखा गया, वो है आर्टिकल 300A। क्लियर? तो वित्त आयोग पूछा था तो वित्त आयोग है 280। वर्तमान में वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं अरविंद पनगढ़िया जी। क्लियर? खजुराहो के मंदिर का निर्माण किनके द्वारा करवाया गया था? मुझे बताने की ज़रूरत है क्या कि खजुराहो के मंदिर का निर्माण किनके द्वारा करवाया गया था? गुप्त, चंदेल, मौर्य, तुंगवाला। तो खजुराहो के मंदिर का निर्माण चंदेल राजवंश द्वारा करवाया गया था। खजुराहो के मंदिर कहाँ स्थित है? तो छतरपुर जिले में स्थित है। मध्य प्रदेश के किस जिले में है? छतरपुर जिले में है। खजुराहो को यूनेस्को साइट कब घोषित किया गया? तो खजुराहो को यूनेस्को साइट 1986 में घोषित किया गया। ये भी पूछा जाता है कि खजुराहो को यूनेस्को साइट कब घोषित किया गया? 1986 में। खजुराहो के जो मंदिर हैं वो किस शैली में बने हैं? तो सीधी सी बात है कि अगर उत्तर भारत के मंदिर हैं तो किस शैली में बनेंगे? नागर शैली में बनेंगे। तो इतनी चीज़ें पता होनी चाहिए कि खजुराहो के मंदिर का जो यूनेस्को साइट है, तो खजुराहो के मंदिर को यूनेस्को साइट कब घोषित किया गया? 1986 में। छतरपुर जिले में स्थित है और मंदिर किस शैली में बने हैं? नागर शैली में। और किस राजवंश के राजाओं ने बनवाया था? तो चंदेल राजवंश के राजाओं ने बनवाया था। क्लियर? भारत में 3 मध्य प्रदेश की यूनेस्को साइट कौन कौन सी हैं? खजुराहो है, सांची है, भीमबेटका है। क्लियर? चलिए आगे बढ़िए। मध्य प्रदेश में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है? बताइए एमपी में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है? एमपी में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है? 1 बार, 3 बार, 2 बार, 4 बार। राष्ट्रपति शासन किसमें है? राष्ट्रपति शासन है आर्टिकल 356 में। अब बताइए राष्ट्रपति शासन एमपी में कितनी बार लगा है? तो एमपी में राष्ट्रपति शासन लगा है 3 बार। कब कब? तो याद रखिएगा, पहली बार लगा था 1977 में, दूसरी बार लगा था 1980 में और तीसरी बार लगा था 1992 से 93 के बीच में। क्लियर? तो एमपी में राष्ट्रपति शासन कितनी बार लगा है? 3 बार। पहला 1977, दूसरा 1980, तीसरा 1992, 93। डेट क्यों इंपॉर्टेंट है? डेट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूछा जाता है कि निम्नलिखित डेट्स में से
मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति शासन कब नहीं लगाया गया? कैसे बताएंगे आप कब नहीं लगाया गया? पहले पता तो हो कि कब लगा है, तब तो बताएंगे कब नहीं लगाया गया। तो कब लगा है राष्ट्रपति शासन? तो अब आपको पता है कि 1977 में लगा है, 1980 में लगा है, 1992-93 में लगा है, तो अब आप बता देंगे, क्योंकि अब आपको ये चीज़ें पता चल चुकी हैं कि कब लगाया गया है। तो अब आपको पता है कि अगर ये पूछता है कि मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति शासन कब नहीं लगाया गया, तो आप बता लेंगे, क्योंकि आपको तीनों डेट्स पता है। 77 में लगा है, 80 में लगा है, 92 से 93 के बीच में लगा है, तो जो अगली डेट पूछेगा उसमें नहीं लगा है, तो आप लगा के चले आएंगे। इस वजह से ये डेट जानना जरूरी है। और राष्ट्रपति शासन किस आर्टिकल में है? भारतीय संविधान के आर्टिकल 356 में। और राष्ट्रीय आपातकाल किस में है? आर्टिकल 352 में है। और वित्तीय आपातकाल किस में है? आर्टिकल 360 में है। और वित्तीय आपातकाल अब तक भारत में एक बार भी नहीं लगाया गया है। क्लियर? तो एमपी में 3 बार राष्ट्रपति शासन कब कब लगा है? 1977, 1980, 1992, 93। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 बार लगा है एमपी में राष्ट्रपति शासन। क्लियर? भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है? बताइए, भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है? ऑप्शन है आपके सामने, पूंजीवादी, समाजवादी, मिश्रित, पारंपरिक। कैसी अर्थव्यवस्था है? तो भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो कैसी है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है, जिसमें समाजवादी गुण भी है और पूंजीवादी गुण भी है। अब समाजवादी और पूंजीवादी गुण होते क्या हैं? तो देखिए, समाजवादी जो गुण है उसमें किसको ध्यान में रखा जाता है? तो समाजवादी गुण में समाज कल्याण को ध्यान में रखा जाता है, समाज कल्याण को ध्यान में रखा जाता है। और पूंजीवादी गुण में लाभ को भी ध्यान में रखा जाता है। इसलिए जो भारत की अर्थव्यवस्था है वो कैसी है? तो हम कहेंगे कि भारत की अर्थव्यवस्था जो है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है, जिसमें समाज कल्याण को भी ध्यान में रखा जाता है और लाभ को भी ध्यान में रखा जाता है। यानी कि मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब है कि समाजवादी गुण भी है हमारी अर्थव्यवस्था में और पूंजीवादी गुण भी है। मतलब कि हमारी जो अर्थव्यवस्था है, हमारी अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है कि हम समाज कल्याण को भी ध्यान में रखते हैं, कि हमारी जो योजनाएं आए, हमारी जो अर्थव्यवस्था हो वो समाज कल्याण को भी ध्यान में रख के हो। तो वो कैसी अर्थव्यवस्था हो गई? समाजवादी गुण वाली। और हम लाभ को भी ध्यान में रखकर चीज़ें करते हैं, जैसे हम FDI निवेश करवाते हैं बाहर से, तो हमारा पूंजीवादी भी हमारा जो उद्देश्य है, तो वो किसको, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किसको केंद्रित करती है? लाभ केंद्रित होती है। तो हमारी अर्थव्यवस्था कैसी कहला जाएगी? मिश्रित अर्थव्यवस्था कहला जाएगी। तो हमारी अर्थव्यवस्था कैसी है? मिश्रित अर्थव्यवस्था, जिसमें समाज कल्याण के भी गुण हैं, मतलब समाजवादी भी है, और जिसमें लाभ के गुण भी हैं, मतलब वो पूंजीवादी भी है। क्लियर? तो हमारी अर्थव्यवस्था कैसी है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। कालिदास समारोह कहाँ आयोजित किया जाता है? बताइए, जो कालिदास समारोह है वो कहाँ आयोजित किया जाता है? ऑप्शन है आप सबके सामने, भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर। मैं बार बार कह रही हूँ कि MP स्पेसिफिक मैंने पूरी प्लेलिस्ट बना दी है। आपको चैनल में जाना है, प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन को देखना है, उस प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में जाके आपको सारे MP के वीडियो मिल जाएंगे। बस इतना ही अनुरोध रहता है, पढ़ाया जाता है, चीज़ें की जाती हैं। अनुरोध ये रहता है कि वीडियो को शेयर कर दीजिएगा जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं उन तक, और कमेंट्स करके बता दीजिएगा कि वीडियो कहाँ से देख रहे हैं आप और क्लासेस कैसी लग रही हैं। आप जिस टॉपिक पे बोलते हैं अगले दिन उस टॉपिक पे वीडियो आ जाता है। तो आपसे अनुरोध इतना ही होता है कि कमेंट करके आप बता देंगे कि क्लासेस कैसी लग रही हैं, ये वीडियो आप देख कहाँ से रहे हैं, क्योंकि आपकी लाइक और कमेंट्स मेरे लिए बहुत मैटर करते हैं। किसी भी तरह का पेड कोर्स तो बेचा नहीं जा रहा है आपको, कि बोला जा रहा है कि हम इतने रुपए में कोर्स चला रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। फ्री की क्लासेस है, तो बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि अगले वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, और लाइक कमेंट करके बता दीजिएगा। कालिदास समारोह कहाँ आयोजित किया जाता है? तो याद रखिएगा, कालिदास समारोह उज्जैन में आयोजित किया जाता है। कालिदास समारोह की शुरुआत कब से हुई थी? तो याद रखिएगा, कालिदास समारोह की शुरुआत हुई थी 1958 से। 1958 से कालिदास समारोह की शुरुआत हुई थी। और ये जो समारोह है उसकी अवधि कितनी होती है, कि कितने दिन तक चलता है? तो ये 1 सप्ताह तक चलता है। तो इसकी अवधि कितनी होती है? 1 सप्ताह होती है। तो याद रखिएगा कि कालिदास समारोह कहाँ आयोजित किया जाता है? कालिदास समारोह उज्जैन में आयोजित किया जाता है। और इसकी शुरुआत कब से हुई थी? तो इसकी शुरुआत हुई थी 1958 से। पूछा जाता है इन समारोहों के बारे में कि इनकी शुरुआत कब से हुई, तो 1958 से हुई थी। और ये कितनी अवधि के लिए होता है? तो 1 सप्ताह की अवधि तक पूरा ये समारोह आयोजित होता है। तो कालिदास समारोह कहाँ? उज्जैन में। 1958 से इसकी शुरुआत हुई थी और 1 सप्ताह की अवधि तक ये मनाया जाता है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। नाबार्ड किस क्षेत्र से संबंधित है? बताइए, नाबार्ड किस क्षेत्र से संबंधित है?
नाबार्ड किस क्षेत्र से संबंधित है? ऑप्शन है आप सबके सामने, शहरी विकास, औद्योगिक वित्त, ग्रामीण और कृषि वित्त, विदेशी निवेश। तो देखिए, नाबार्ड एक ऐसी संस्था है जो आपका जो एग्रीकल्चर सेक्टर है या जो छोटे व्यावसायिक सेक्टर है उनको फाइनेंशियल हेल्प देने का काम करती है, क्योंकि गांव में आपको अभी भी पता है कि लोगों की बैंक तक पहुंच नहीं है या उन्हें प्रोसेस नहीं पता है कि कैसे बैंक से पैसा लेना है। तो नाबार्ड क्या करता है कि खेती के लिए या छोटे मोटे व्यवसाय शुरू करने के लिए जो लोग हैं उनको क्या करता है, फाइनेंशियल हेल्प प्रदान करता है, वित्तीय सहायता प्रदान करता है। तो नाबार्ड किस क्षेत्र से संबंधित है? ग्रामीण और कृषि वित्त से संबंधित है। जो कृषि कार्य के लिए हेल्प करना, फाइनेंशियल हेल्प करना, छोटे व्यापार है, छोटे व्यवसाय है, उनको शुरुआत करने के लिए हेल्प करना, तो वो काम नाबार्ड का होता है। नाबार्ड का गठन कब हुआ था? याद रखिएगा कि नाबार्ड का गठन बहुत पूछा जाता है ये सवाल। नाबार्ड का गठन हुआ था 12 जुलाई 1982 को। कब गठन हुआ था इसका? 12 जुलाई 1982 को। किस कमेटी की रिकमेंडेशन पर? तो बी शिवरमन समिति की रिकमेंडेशन पर, बी शिवरमन कमेटी के रिकमेंडेशन पर इसका गठन हुआ, ये भी पूछा जाता है। नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है? तो याद रखिएगा, नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है? राष्ट्रीय ग्रामीण कृषि विकास बैंक। राष्ट्रीय ग्रामीण कृषि विकास बैंक, आपको नाम से ही इसके पता चल रहा होगा, राष्ट्रीय ग्रामीण कृषि विकास बैंक। क्लियर? ये इसका फुल फॉर्म। तो कभी नाबार्ड का फुल फॉर्म पूछ ले तो याद रखिएगा राष्ट्रीय ग्रामीण कृषि विकास बैंक, या कहीं कहीं राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक भी होता है। राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक, राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक। नाबार्ड का गठन कब हुआ था? तो नाबार्ड का गठन हुआ था 12 जुलाई 1982 को। किस कमेटी के रिकमेंडेशन पर? शिवरमन कमेटी के रिकमेंडेशन पर। और इसका काम क्या होता है? इसका मैंने पहले भी बताया है कि गांव में जो एग्रीकल्चर सेक्टर और जो छोटे मोटे व्यापार है उनको फाइनेंशियल हेल्प प्रदान करना। तो नाबार्ड का गठन कब हुआ? मेन मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज 12 जुलाई 1982। किस कमेटी के रिकमेंडेशन पर हुआ? शिवरमन कमेटी के रिकमेंडेशन पर। इसका फुल फॉर्म क्या है? राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक। और ये काम क्या करता है? तो ये गांव में ग्रामीण और कृषि वित्त प्रदान करने का काम करता है, यानी गांव में जो कृषि एग्रीकल्चर के लिए और छोटे मोटे व्यापार है उनको फाइनेंशियल हेल्प प्रदान करने का काम करता है। क्लियर? तो नाबार्ड के बारे में इतनी चीजें आपको पता होनी चाहिए कि गांव में एग्रीकल्चर और छोटे व्यापार को फाइनेंशियल हेल्प देता है नाबार्ड। भारत में सतलज, व्यास, रावी और चेनाब किस नदी समूह से संबंधित है? गंगा नदी समूह, ब्रह्मपुत्र नदी समूह, सिंधु नदी समूह, गोदावरी नदी समूह। और इसमें एक और नाम याद रख लीजिए, झेलम। और 5 नदियों का द्वाब क्षेत्र किसे कहा जाता है? 5 नदियों का द्वाब क्षेत्र कहा जाता है पंजाब को। और पंजाब में आई थी अभी बाढ़, तो उससे रिलेटेड सवाल इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो 5 नदियों का द्वाब क्षेत्र किसे कहा जाता है? 5 नदियों का द्वाब क्षेत्र कहा जाता है पंजाब को। और वो 5 नदियां कौन सी हैं? सतलज, व्यास, रावी, चेनाब और झेलम। और ये किस नदी तंत्र से संबंधित है? तो ये सिंधु नदी तंत्र से संबंधित है। सिंधु नदी समूह से ये 5 नदियां संबंधित है। तो एक बार एक सवाल पूछा था कि 5 नदियों का द्वाब क्षेत्र कौन है? तो 5 नदियों का द्वाब क्षेत्र पंजाब है। 5 नदियों के द्वाब क्षेत्र पंजाब में कौन सी नदी शामिल नहीं है? तो जब आपको नदियां पता होंगी तब तो बता पाएंगे कि कौन सी नदी शामिल नहीं है। तो सतलज, व्यास, रावी, चेनाब और झेलम, ये 5 नदियां हैं जो सिंधु नदी समूह के अंतर्गत आती हैं। एक सवाल फिर आपसे ये है, सिंधु जल समझौता। सिंधु जल समझौता, ये समझौता पहलगाम हमले के बाद बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा। क्यों? क्योंकि हमने जो अब सिंधु जल समझौता है भारत ने उसे रद्द कर दिया था। इस वजह से ये समझौता बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा पहलगाम हमले के बाद। तो इस वजह से इसको इस सवाल के आने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है कि सिंधु जल समझौता कब का है। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा। तो सिंधु जल समझौता कब का है? तो याद रखिएगा, सिंधु जल समझौता है सितंबर 1960 का, 1960 का। किन के बीच हुआ था? तो भारत के प्रधानमंत्री, भारत के उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। और पाकिस्तान के राष्ट्रपति कौन था उस समय? आयूब खान। तो इनके बीच ये सिंधु जल समझौता हुआ था। तो पूछ सकता है कि सिंधु जल समझौता कब हुआ? तो सिंधु जल समझौता हुआ था सितंबर 1960 को। 1960 सितंबर में सिंधु जल समझौता आयोजित किया गया। भारत किन के बीच हुआ था? भारत के प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान का राष्ट्रपति कौन था? आयूब खान। क्लियर? तो ये उनके बीच में हुआ था। क्लियर? तो भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति आयूब खान के बीच ये समझौता हुआ। एक सवाल
पूछा जाता है सिंधु जल समझौता किसकी मध्यस्थता में हुआ था, तो याद रखिएगा सिंधु जल समझौता किसकी मध्यस्थता में हुआ था, तो वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता में हुआ था। ये सवाल भी पूछा जाता है कि सिंधु जल समझौता किसकी मध्यस्थता में हुआ, तो वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता में हुआ। ये सवाल इसलिए इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत ज़्यादा ये चर्चा में रहा था सिंधु जल समझौता। भारत ने ये सिंधु जल समझौता अभी स्थगित किया। कब हुआ था ये? सितंबर 1960 को। किन के बीच हुआ? पाकिस्तान के राष्ट्रपति आयूब खान और भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के बीच। किसके मध्यस्थता में हुआ था? पूछ लेगा किसकी मध्यस्थता में हुआ सिंधु जल समझौता? वर्ल्ड बैंक, IMF, UNO, तो किसकी मध्यस्थता में हुआ? तो वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता में हुआ था। क्लियर? किसकी मध्यस्थता में हुआ था? वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता में हुआ था। तो याद रखिएगा। तो सिंधु जल नदी समूह में कौन कौन सी नदियां हैं? सतलज, व्यास, रावी और चेनाब। क्लियर? और सिंधु जल समझौता कब का है? सितंबर 1960 का है। किसकी मध्यस्थता में हुआ था? वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता में हुआ था। क्लियर? चलिए, ये थे आपके क्वेश्चंस। जैसा कि आप सबने कहा है कि करवा दीजिए क्वेश्चन मिक्स क्वेश्चन प्रैक्टिसेस, क्योंकि उसमें सभी क्वेश्चंस प्रैक्टिस हो जाती है। MP के भी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर सबके क्वेश्चंस प्रैक्टिस हो जाते हैं। तो बताइएगा इस सीरीज को कंटिन्यू करना है। MP की योजनाओं वाला आपका एक सेक्शन है, वो जल्दी ही अपलोड कर दिया जाएगा, परेशान नहीं होना है। बाकी MP की प्लेलिस्ट अपलोड कर दी गई है पूरी, जिसमें MP की नदी, बांध, जनजातियां, राष्ट्रीय उद्यान, जो इस क्लास में पहली बार आए हैं वो जाके वो वीडियोस भी दे सकते हैं। प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में आपको वीडियो मिल जाएंगे। ये 9वीं टेस्ट सीरीज थी मिक्स क्वेश्चन प्रैक्टिस की। जो इस क्लास को पहली बार देख रहे हैं, इसके पहले भी क्वेश्चंस और के वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं, तो जाके पुरानी वीडियोस भी देख लेना है। इसी तरह के क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाए गए हैं उन वीडियोज़ में भी। क्लियर? तो जो इस क्लास में पहली बार है उनसे यही अनुरोध है कि अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो प्रीवियस क्लासेस भी जाके देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में, इसी वीडियो की प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में आपको चीज़ें मिल जाएंगी सारी। और बस अनुरोध इतना होता है कि वीडियो को शेयर कर देना है, लाइक कर देना है और कमेंट करके ये बता देना है कि क्लास कैसी लगी, इस सीरीज़ को कंटिन्यू किया जाए या ना किया जाए। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, और बेल आइकॉन ज़रूर दबा लीजिएगा। ऐसे ही खुश रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम, जिनके अभी अपकमिंग एग्जाम्स है। मिलते हैं जल्दी ही। जय हिंद, जय भारत।